ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 61, अध्याय 60, नया सिमुलेशन, पढ़ना जारी रखने की कोशिश। अनुवादक 54,96,90,339। समय बीतता गया और कुछ और दिन बीत गए। मिल्टन चेनी सरपेंट हेड सिटी हॉस्टल में अपने अपार्टमेंट में बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे थे, अपनी ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। हालांकि उनकी प्रतिभा ने वास्तविकता में उनकी ध्यान प्रगति को सीमित कर दिया था, फिर भी मिल्टन अपनी साधना में दृढ़ रहे। अगले ही पल उनके आध्यात्मिक समुद्र में लहरें उठीं और आध्यात्मिक समुद्र के केंद्र में लटकी हुई स्थानिक कुंजी उनके हाथ में दिखाई दी। एक विचार के साथ ठीक 10 जादुई पत्थर एक हल्की बैंगनी चमक उत्सर्जित करते हुए उसके सामने प्रकट हुए। फिर मिल्टन की आंखों के सामने एक पारदर्शी हल्का नीला पर्दा उभरा। नाम मिल्टन चेनी, आध्यात्मिक 2.5, शारीरिक बनावट 6.8, नाइट क्षेत्र ग्रैंड नाइट, विजार्ड क्षेत्र लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस, श्वास तकनीक गोल्डन लान श्वास तकनीक परफेक्ट, ध्यान तकनीक ब्लैक टॉवर ध्यान तकनीक शुरुआती 13/400, नाइट कौशल लायन हॉट / विशेषज्ञ 1359-1600 आर्मर स्प्लिटिंग / विशेषज्ञ 591-1600 स्टार फायर एरो विशेषज्ञ 630-1600 डबल ब्लेड, निरंतर / विशेषज्ञ 128-1600 चार्ज स्ट्राइक विशेषज्ञ 113-1600 बर्स्ट, कुशल 732/800, जादू कोई नहीं, सिमुलेशन गिनती 1। अगला सिमुलेशन रिफ्रेश हो चुका था और इस बार मिल्टन ने बचत करने की योजना नहीं बनाई थी। जीवन सिमुलेशन शुरू करें। इस सिमुलेशन को शुरू करने के लिए 10 जादुई पत्थरों की आवश्यकता है। शुरू करें। मिल्टन ने संकोच नहीं किया और अपने दिल में बुदबुदाया। वह इस सिमुलेशन के साथ अपनी पिछली कुछ अटकलों को सत्यापित करना चाहता था। अगले ही पल उसके सामने 10 जादुई पत्थरों का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा जब तक कि वे गायब नहीं हो गए। उसी समय हल्के नीले रंग की स्क्रीन पर विशेषता जानकारी गायब हो गई, जो काले रंग के टेक्स्ट में बदल गई। जीवन सिमुलेशन शुरू हो गया है। पुराने सिम्युलेटर संस्करण के कारण केवल टेक्स्ट सिमुलेशन का समर्थन किया जाता है। आयु 18, किंगडम की यात्रा करते हुए आप 4 सीजन्स सिटी से शुरू करते हुए सुदूर पूर्व क्षेत्र को छोड़ते हैं, ब्लैक रिवर सिटी, वेस्टलैंड, फ्लावर प्लेन से गुजरते हुए और अंत में सरपेंट हेड सिटी तक पहुंचते हैं। फिर आप सरपेंट हेड सिटी से ब्लैक सरपेंट सिटी तक यात्रा करते हैं, जहां आप अपनी इच्छानुसार अर्ल ब्लैक सरपेंट से मिलते हैं और उन्हें पत्र सौंपते हैं। उन्होंने आपकी सराहना की और आपको गर्मजोशी से आमंत्रित किया। उसी वर्ष आपने अपनी यात्रा जारी रखी और ब्लैकवाटर क्षेत्र से ईस्ट रिवर प्रांत के किनारे पहुंच गए। आयु 19, राज्य की यात्रा करते हुए राज्य की खोज करते समय आप अपनी ध्यान तकनीक का अभ्यास करना और आध्यात्मिक नेत्र जादू को अंकित करना भी नहीं भूले। आयु 20, राज्य की यात्रा करना, ध्यान का अभ्यास करना, जादू को अंकित करना, यात्रा के अनुभवों ने आपको बहुत लाभ पहुंचाया है। आयु 23, आप अपने पिता को गोल्डन लान परिवार का विस्तार करने के लिए शादी करने और बच्चे पैदा करने के अपने इरादे के बारे में बताते हैं। आपके पिता को काफ़ी संदेह है क्योंकि यह आपके चरित्र में नहीं है, लेकिन फिर भी वह सहमत हो जाते हैं। उसी वर्ष वह आपको कई बेहतरीन कुलीन लड़कियों से मिलवाते हैं। आयु 24, इस वर्ष आप अक्सर डॉनस्टार क्षेत्र का दौरा करते हैं और डॉनस्टार के मार्क्विस की सबसे छोटी बेटी नेली के साथ जुड़ते हैं। उसी वर्ष गोल्डन लान परिवार और डॉनस्टार परिवार एक दूसरे के परिवारों में विवाह करते हैं और आप नेल्ली से अपनी पत्नी के रूप में विवाह करते हैं। उम्र 25, नेल्ली के साथ जीवन आनंदमय और अनंत है और अंत में आपकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। उम्र 26, पारिवारिक उद्योग आपके पर्दे के पीछे के प्रयासों के तहत फलता फूलता है। बेशक आप दिन ब दिन ध्यान का अभ्यास और जादू लिखना जारी रखते हैं। उसी वर्ष आपकी पत्नी एक लड़के और एक लड़की को जन्म देती है। उम्र 28, आपके पिता आपको अर्ल की उपाधि देते हैं। आप सुदूर पूर्व क्षेत्र के उत्तराधिकारी बनते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं। उसी वर्ष आपका दूसरा बेटा पैदा होता है। उम्र 29, अर्ल की उपाधि प्राप्त करने के बाद आप पारिवारिक उद्योगों को पुनर्गठित करना शुरू करते हैं, इसे एकीकृत करते हैं और इसे प्रबंधित करने के लिए विश्वसनीय कर्मियों को सौंप देते हैं, जबकि आप पर्दे के पीछे रहकर बच्चों की परवरिश करना शुरू करते हैं। उम्र 30, आप 2 कुलीन लड़कियों से रखेल के रूप में विवाह करते हैं और आपकी दोनों रखेलें इस वर्ष गर्भवती हैं। 31 वर्ष की आयु, आपकी 2 रखेलों ने आपके लिए 3 बेटों को जन्म दिया। उसी वर्ष आपने और नेल्ली ने अपने सबसे बड़े बेटे को जादूगर प्रतिभा परीक्षण के लिए ले जाने का फैसला किया। पिछले कई वर्षों से आपने अपने सबसे बड़े बेटे ज़्यूस को यह विचार दिया है कि जब वह अपनी साधना में महान कौशल हासिल कर लेगा तो वह उपमहाद्वीप में वापस लौट आएगा। जब उसकी जादूगर प्रतिभा का परीक्षण किया गया तो उसके स्तर 2 जादू की योग्यता ने पूरे राज्य को चौंका दिया और वह जादूगर महाद्वीप के लिए रवाना हो गया।
32 वर्ष की आयु, अपनी ध्यान तकनीकों और जादुई शिलालेख का अभ्यास करें, रोमांटिक प्रयासों के लिए कुछ समय समर्पित करें। उसी वर्ष आपकी पत्नी नेली फिर से गर्भवती हुई, जिससे आपको आश्चर्य और खुशी हुई। 33 वर्ष की आयु, आपकी पत्नी नेली ने आपके लिए एक और बेटे को जन्म दिया और उसी वर्ष आपकी 2 रखेलें भी गर्भवती हुईं। 34 वर्ष की आयु, आपकी 2 रखेलों ने आपके लिए एक एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। उसी वर्ष आपने 2 और रखेलों से विवाह किया। आपके पिता अर्लाथ ने आपको अपनी भूख को कम करने की सलाह दी। उन्हें डर था कि आप शारीरिक सुखों में इतने खो जाएंगे कि आप एक महाकाव्य शूरवीर बनने में असमर्थ होंगे। 35 वर्ष की आयु, लॉर्ड्स युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपके प्रबंधन के तहत गोल्डन लान परिवार के भीतर संबंध अविश्वसनीय रूप से जटिल हो गए हैं, इसलिए आप इस युद्ध में नहीं फंसे। उसी वर्ष आपकी नवविवाहित रखेलें गर्भवती हो गईं। 36 वर्ष की आयु, आपकी 2 रखेलें आपके लिए एक एक बेटे को जन्म देती हैं और उसी वर्ष आपने अपने 3 बेटों की जादूगर प्रतिभा का परीक्षण किया। एक के पास लेवल 3 है, एक के पास लेवल 4 है और दूसरे में कोई जादुई योग्यता नहीं थी। आपने अपने 2 बेटों को, जिनमें जादू की योग्यता थी, विदेश भेजने का फैसला किया। उनके रवाना होने से पहले आपने उन्हें अपने निर्देश दिए। 38 वर्ष की आयु, आप अपने बेटे को उसकी जादूगर प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए ले गए, लेकिन आप निराश होकर लौट आए। 40 वर्ष की आयु, आप अपने बेटे और बेटी को उनकी जादूगर प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए ले गए, केवल आपकी बेटी के पास लेवल 5 की योग्यता थी। इसलिए आप उन दोनों को वापस घर ले गए, क्योंकि आप जानते हैं कि लेवल 5 की योग्यता के साथ जादूगर पथ पर सफलता की संभावना बहुत कम है। 41 वर्ष की आयु, आप अपने 2 बेटों को उनकी प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए ले गए और शुक्र है कि उन दोनों में लेवल 3 की जादूगर प्रतिभा थी। इसलिए आपने उन दोनों को जादूगर महाद्वीप की ओर जाने वाले जहाज पर बिठा दिया। 42 वर्ष की आयु, आप अपने जीवन का आनंद लेते हैं, रखेलों से विवाह करते हैं। 43 वर्ष की आयु, जीवन का आनंद लें, रखेलें पाएं, R40VF011 वर्ष की आयु, जीवन का आनंद लें, रखेलें पाएं। 46 वर्ष की आयु, आपके पिता अर्लाथ ग्रैंड नाइट की बाधा को तोड़कर राज्य के महाकाव्य नाइट बन गए। 52 वर्ष की आयु, पिछले कुछ वर्षों में आपने एक वैध पत्नी नेली और 10 रखेलों से विवाह किया है। गोल्डन लान परिवार के मुख्य सदस्यों का भी तेजी से विस्तार हुआ और आपने अपने 12 बच्चों को जादूगर महाद्वीप में भेजा। आपका सबसे बड़ा बेटा जियूस उनमें सबसे प्रतिभाशाली था। 50 वर्ष की आयु, आपने ध्यान का अभ्यास करना और आध्यात्मिक नेत्र जादू को अंकित करना जारी रखा। वर्षों के भोग विलास ने आपके शरीर को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। 58 वर्ष की उम्र, यह आखिरी बार है जब आपने अपने बच्चों को जादूगर महाद्वीप में भेजा था। अब तक आपने अपने प्रत्यक्ष वंशजों में से 15 को वहां भेजा है। 60 वर्ष की उम्र, एक और लॉर्ड्स युद्ध छिड़ गया। इस बार गोल्डन लान परिवार अब छिप नहीं पाया। आपका क्षेत्र काफी हद तक फैल गया और आपको राज्य द्वारा मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। 65 वर्ष की उम्र, ध्यान का निरंतर अभ्यास और आध्यात्मिक नेत्र जादू का शिलालेख। 70 वर्ष की उम्र, जादूगर महाद्वीप में भेजे गए आपके बच्चों से कोई खबर नहीं है और आध्यात्मिक नेत्र जादू का उत्कीर्ण एक अड़चन पर पहुंच गया है। 80 वर्ष की उम्र, अभी भी कोई खबर नहीं है। आप मार्क्विस की उपाधि अपने बेटे को सौंपते हैं, जो अब एक आधिकारिक नाइट है और समाचार की प्रतीक्षा करने के लिए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 82 वर्ष की आयु, आपकी पत्नी और रखेलें एक के बाद एक मर चुकी हैं। आप तबाह हो गए हैं। 90 वर्ष की आयु, अभी भी कोई समाचार नहीं। हालांकि आपने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आप अपने आध्यात्मिक सागर में जीरो रिंग मैजिक स्पिरिचुअल आई को अंकित करने में सफल रहे हैं। 100 साल की उम्र, आपने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन आपके बच्चों से अभी भी कोई खबर नहीं है, जिन्हें जादूगर महाद्वीप भेजा गया था। 110 साल की उम्र, कोई खबर नहीं। आपने इस विचार को छोड़ दिया है, दिल निराशा और चिंता से भरा हुआ है। आपको लगता है कि यह आपकी स्वार्थी इच्छाएं थीं, जिनके कारण जादूगर महाद्वीप भेजे गए लोगों की मृत्यु हुई। 123 साल की उम्र, आप अनिच्छा से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आप मर जाते हैं। अंत तक जादूगर महाद्वीप भेजे गए 15 लोगों में से कोई भी वापस नहीं आया। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। क्या अफसोस है। काले अक्षरों में अंतिम वाक्यों को देखकर मिल्टन चेनी ने धीरे से आह भरी। इस सिमुलेशन में सब कुछ उनके एक अनुमान से शुरू हुआ था। परिणाम स्पष्ट थे। जादूगर महाद्वीप भेजे गए 15 लोगों में से कोई भी वापस नहीं आया। मिल्टन को यकीन नहीं था कि वे वापस नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते, लेकिन किसी भी तरह से वास्तविकता में अब यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। अपने भविष्य के सिमुलेशन के लिए मिल्टन निश्चित रूप से इस रास्ते को नहीं चुनेंगे। रिटेन तकनीक, मिल्टन ने खुद से कहा। अगले ही पल उसके आध्यात्मिक सागर में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ।
अध्याय 62, अध्याय 61, आध्यात्मिक आंख का अद्भुत उपयोग, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। उसके आध्यात्मिक सागर में एक छोटा सा तूफान आया, जिसमें तूफान की आंख में जादू का प्रतिनिधित्व करने वाले अनगिनत रहस्यमय प्रतीक दिखाई दिए। आखिरकार ये प्रतीक स्वाभाविक रूप से आकर्षित हुए और एक साथ मिलकर एक स्थिर जादू संरचना का निर्माण किया। ये जादू मिल्टन चेनी का इस सिमुलेशन से सबसे बड़ा लाभ था। जीरो रिंग मैजिक, आई ऑफ द माइंड। मिल्टन ने अवचेतन रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग अपने आध्यात्मिक सागर के भीतर आई ऑफ द माइंड जादू की संरचना को उत्तेजित करने के लिए किया। अगले ही पल उसके सामने एक आंख प्रकट हुई जिसे दूसरे नहीं देख सकते थे, लेकिन मिल्टन देख सकता था। यह अकेली आंख मिल्टन के अपने अनूठे अंक की तरह थी। वह इस आंख को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, जैसे तीसरी आंख हो। एक विचार के साथ वह आंख जिसे कोई और नहीं देख सकता था, हॉस्टल के अपार्टमेंट से बाहर निकल आई। कमरे के बाहर के दृश्य तुरंत मिल्टन के दिमाग में उभर आए, मानो स्पष्ट छवियों की एक श्रृंखला में बदल गए हों। बेहद स्पष्ट, यहाँ तक कि मिल्टन अपनी दो आंखों से जो देख सकता था उससे भी अधिक स्पष्ट। ध्यान रहे, मिल्टन हॉस्टल में अपने बिस्तर पर बैठा था, बिना हिले डुले। मतलब मिल्टन कमरे के अंदर रहते हुए भी बाहर के दृश्य को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। बेशक मन की आंख के जादू के चमत्कार यहीं नहीं रुके। मिल्टन, जिसने इस जादू को याद कर लिया था, जानता था कि मन की आंख के और भी उल्लेखनीय उपयोग हैं। एक विचार के साथ उसकी आंखों के सामने का दृश्य एक बार फिर बदल गया। अब मिल्टन के दिमाग में न केवल सतह का निरीक्षण हो रहा था, बल्कि अनगिनत इमारतों की आंतरिक संरचनाएं भी उभर रही थीं। यहाँ तक कि सड़क पर चलने वाले कुछ पैदल यात्री भी इससे अछूते नहीं थे, वे मानो मिल्टन की आंखों के सामने नंगे पड़े थे। मिल्टन उनके आंतरिक अंगों और रक्त वाहिकाओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। सामान्य व्यक्ति, यह एक नाइट अप्रेंटिस है। हाँ, यहाँ तक कि एक क्वासी नाइट भी। मिल्टन मन की आंख के माध्यम से सड़क पर पैदल चलने वालों के दायरे को आसानी से देख सकता था, और सड़क पर लोगों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। अगले ही पल मिल्टन ने मन की आंख को वापस ले लिया। मन की आंख फिर से मिल्टन के सामने उभरी। मिल्टन, जिसके पास अब मन की आंख थी, वह कुछ और कर सकता था जो दूसरे नहीं कर सकते थे, और वह था आत्मनिरीक्षण। एक ही विचार से मिल्टन के मन में उसके आंतरिक अंग, मांस और यहाँ तक कि नाजुक रक्तवाहिकाएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। मिल्टन अपने शरीर के भीतर घूमती सुनहरी हवा को भी देख सकता था। अपने शरीर का निरीक्षण करते हुए अचानक मिल्टन को आत्मा की थकान महसूस हुई। आत्मा की यह थकान मिल्टन के आधिकारिक नाइट बनने के बाद शायद ही कभी हुई हो, अब तो और भी कम, जब वह ग्रैंड नाइट और विजार्ड अप्रेंटिस दोनों बन गया था। मिल्टन को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ है, ये जादू के अत्यधिक प्रयोग का परिणाम होगा। इसलिए मिल्टन ने मन की आंख के जादू को बाधित किया। अगले ही पल उसके सामने तैरती हुई मन की आंख गायब हो गई और मिल्टन की चेतना शांति की स्थिति में लौट आई। जादू, जिसमें अनंत क्षमता है, वास्तव में शून्य रिंग स्तर पर भी असाधारण है। मिल्टन ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। केवल एक वास्तविक उपयोगकर्ता ही जादू की ताकत को समझ सकता है। ये शूरवीरों के रास्ते से बिल्कुल अलग एक असाधारण रास्ता है। और यह केवल एक शून्य रिंग जादू है। सबसे मजबूत जादूगर प्रशिक्षु आध्यात्मिक समुद्र में 9 शून्य रिंग जादू भी लिख सकता है। असली जादूगरों का तो जिक्र ही नहीं। एक कारण है कि अनगिनत लोग जादूगर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। और शक्तिशाली ताकत और अतुलनीय तरीके मुख्य कारण हैं। ऐसा लगता है कि अपेक्षाकृत कमजोर शरीर होने के अलावा जादूगरों में कोई कमी नहीं है। ये रास्ता लगभग सही है। जादू की शक्ति का अनुभव करने के बाद मिल्टन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। अवधारण तकनीक ने न केवल उन्हें जादू दिया, बल्कि उनकी ध्यान तकनीक को भी बढ़ाया। नाम मिल्टन चेनी, आध्यात्मिक 2.5, शारीरिक बनावट 6.8, नाइट क्षेत्र ग्रैंड नाइट, विजार्ड क्षेत्र लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस, श्वास तकनीक गोल्डन लान श्वास तकनीक परफेक्ट ध्यान तकनीक, ब्लैक टॉवर ध्यान तकनीक कुशल 25/800, नाइट कौशल लायन हॉट / परफेक्ट आर्मर स्प्लिटिंग / महारत प्राप्त 922-1600 स्टार फायर एरो महारत प्राप्त 1160-1600 डबल ब्लेड निरंतर / महारत प्राप्त 1456-1600 चार्ज स्ट्राइक महारत प्राप्त 322-1600 बर्स्ट महारत प्राप्त 140-1600 जादू आध्यात्मिक आंख शून्य रिंग। सिमुलेशन गणना स्पष्ट रूप से इस अनुकरण का परिणाम बहुत बढ़िया था। अपने आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक नेत्र जादू को अंकित करने के अलावा मिल्टन चेनी की ब्लैक टॉवर ध्यान तकनीक भी कुशल स्तर पर पहुंच गई थी। मिल्टन ने ध्यान और साधना करने की कोशिश की, पाया कि यह अभी भी एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन ये पहले की तुलना में काफ़ी तेज थी। समय बीतने के साथ मिल्टन ने कुछ 2 घंटे की अवधि के लिए ध्यान करने के बाद अपनी आंखें खोलीं, एक गंदी सांस छोड़ते हुए। आध्यात्मिक नेत्र ग्रैंड नाइट दायरे के साथ संयुक्त हो गया।
वर्तमान मिल्टन बहुत मजबूत था। बच्चे, तुम यहाँ हो। तुम्हारा धनुष तैयार है, ये वहाँ है। जिम की लोहार की दुकान में फिर से कदम रखते हुए मिल्टन ने तुरंत बूढ़े जिम को देखा, हमेशा की तरह व्यस्त। जिम ने स्वाभाविक रूप से मिल्टन को देखा। पिछली बार की तरह लोहार की दुकान अभी भी केवल जिम द्वारा ही कब्जा की गई थी। बूढ़े जिम, आपका व्यवसाय थोड़ा धीमा लगता है। तो मिल्टन ने मजाक करना शुरू कर दिया। जिम को पता था कि मिल्टन मजाक कर रहा था और उसने पलटकर कहा, हंस, तुम्हें क्या पता, मेरा व्यवसाय फल फूल रहा है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह इतना अच्छा चल रहा है कि हर कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें पहले ही खरीद चुका है। हालांकि मैंने हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर लिया है, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दे सकता हूँ। ये सुनकर मिल्टन ने अपना सिर हिलाया, इसे भूल जाओ, मुझे लोहारी के बारे में कुछ नहीं पता। ये कहने के बाद वह तैयार लॉन्गबो के पास चला गया। जिम ने लॉन्गबो को धनुष रैक पर रखा, जिसमें विशाल रैक पर सिर्फ एक लॉन्गबो रखा हुआ था। क्या शानदार धनुष है, लॉन्गबो को देखते ही मिल्टन ने कहा और अपने सामने धनुष को छुआ। जिस क्षण उसने धनुष को छुआ, मिल्टन को हल्की ठंड महसूस हुई। धनुष के शरीर और धनुष की डोरी के बीच का अनुपात लगभग सही था। हालांकि मिल्टन को लोहारी के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी वह बता सकता था कि यह धनुष सबसे बेहतरीन में से एक है। तुम भाग्यशाली हो बच्चे। इस धनुष का शरीर कोल्ड सॉफ्ट आयरन से बना है और धनुष की डोरी भी जंगली अजगर की टैंडन से बनी है। तुम्हारे लिए 300 सोने के सिक्के एक बेहतरीन सौदा हैं। जब मिल्टन लॉन्गबो की जांच कर रहा था, जिम उसके पास आया, उसकी आवाज़ में भावनाएं भरी हुई थीं, तुम वाकई भाग्यशाली हो। जंगली अजगर। मिल्टन कुछ हद तक हैरान था। हालांकि उसे कोल्ड सॉफ्ट आयरन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से जंगली अजगर से अनजान नहीं था। ये जानवर जो जंगल में रहता था, संभावित रूप से ग्रैंड नाइट के स्तर तक पहुंच सकता था, जिससे यह एक बेहद शक्तिशाली जानवर बन जाता था। यह एक हाइब्रिड है, शुद्ध रक्त वाला नहीं। एक अजगर की टैंडन की ज़्यादा कीमत नहीं होती, इसकी कीमत मेरे शिल्प कौशल में होती है। जब ये बात आई तो बूढ़े जिम के स्वर में कुछ हद तक गर्व था। मिल्टन ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि जिम ने इसमें अपना दिल लगाया होगा। इसलिए उसने अपने मनी बैग से 10 सोने के वाउचर निकाले और जिम को थमा दिए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे बच्चे। जिम को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने मना नहीं किया और मिल्टन द्वारा दिए गए सोने के वाउचर को अपनी कमर पर एक छोटी थैली में डाल दिया। जिम को अपने सामने देखकर मिल्टन के दिमाग में अचानक एक विचार आया। अगले ही पल एक आंख जो जिम को नहीं देख रही थी, उसके सामने प्रकट हुई। मिल्टन की आंखों में एक लहर दौड़ गई। हे भगवान, वह वास्तव में एक ग्रैंड नाइट है। अध्याय 63, अध्याय 62, ब्लैकवाटर वॉर हाउस और ब्लैक सरपेंट सिटी मिलिट्री सिटी। अनुवादक 54,96,90,339। आप गोल्डन लान परिवार से हैं, अर्ल गोल्डन लान के छोटे बेटे। सरपेंट हेड सिटी के सिटी लॉर्ड के कार्यालय में एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने सामने खड़े युवक को घूरा और कहा। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति नेट एवांस था, जो सरपेंट हेड सिटी का सिटी लॉर्ड था, जिसकी एक और पहचान भी थी, अर्ल ब्लैक सरपेंट का छोटा भाई लोपेस। और स्वाभाविक रूप से वह युवक खुद मिल्टन चेनी था। मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया, उसके पास अपनी पहचान साबित करने का एक तरीका था। उसने अपनी छाती से एक पीला सुनहरा बैज निकाला और उसे अपने सामने नेट को सौंप दिया। नेट ने इसे कुछ संदेह के साथ लिया, इसे अपने हाथ में लेकर जांचा और फिर मिल्टन चेनी को वापस सौंप दिया। थोड़ी देर बाद नेट ने सिर हिलाया और उलझन में पूछा, तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य का दौरा क्यों करने देंगे? क्या उन्हें चिंता नहीं है कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे? ये सुनकर मिल्टन चेनी को समझ में आया कि वह बहुत छोटा था, इसलिए नेट को उसकी पहचान पर संदेह था। यह मेरे पिता का अनुरोध है। उन्हें चिंता नहीं है कि मैं राज्य का दौरा करते समय मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मिल्टन चेनी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। नेट को मिल्टन चेनी के लहजे के पीछे का संदेश समझ में आ गया, जिसका मूल अर्थ था कि अगर मेरे पिता को मेरी चिंता नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा और अपना सिर खुजलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ब्लैक सरपेंट सिटी का सही स्थान बताता हूं, लेकिन तुम इसे किसी और को नहीं बता सकते। आखिरकार मिल्टन चेनी अपने भाई की तलाश कर रहा था, उसे नहीं। ब्लैक सरपेंट सिटी का स्थान रईसों के लिए कोई रहस्य नहीं था। इसके अलावा उसे नहीं लगता था कि यह नेक लड़का, भले ही वह अर्ल गोल्डन लान का बेटा हो, ब्लैक सरपेंट सिटी में कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए उसने अपनी आवाज़ कम की और मिल्टन चेनी को ब्लैक सरपेंट सिटी के विशिष्ट निर्देशांकों के बारे में बताया। सुनने के बाद मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया और वादा किया कि वह इसे किसी और को नहीं बताएगा। वास्तव में अगर कोई पत्र नहीं दिया जाता तो उसे ब्लैक सरपेंट सिटी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन आपको घोड़े बदलने होंगे। ब्लैक सरपेंट सिटी का रक्षा तंत्र बहुत मजबूत है, वे पास आने वाले अपरिचित घोड़ों पर हमला करते हैं।
मिल्टन चेनी को ब्लैक सरपेंट सिटी का स्थान बताने के बाद नेट ने उसे पीछे आने का संकेत दिया। इसलिए मिल्टन चेनी सिर हिलाने के बाद नेट के पीछे एक घोड़े के खेत में चला गया। ये घोड़ा फार्म वह नहीं था जहां मिल्टन चेनी का येलो फिएरी हाउस था। ये सिटी लॉर्ड के कार्यालय के पीछे था, वह स्थान जहां सरपेंट एक लीड सिटी के शहर के रक्षक आमतौर पर घोड़ों को प्रशिक्षित करते हैं। खेत पर सभी घोड़े काले रंग के थे, कोई दूसरा रंग नहीं था। जैसे ही वह एक काले घोड़े के पास पहुंचा, घोड़े ने मिल्टन चेनी के पास आते ही हिनहिनाना शुरू कर दिया। क्या ये युद्ध का घोड़ा है? मिल्टन चेनी ने नर्म आवाज में पूछा। घोड़ों के बारे में उनका ज्ञान सीमित था और किताबों में जो पढ़ा था उसी तक सीमित था। लेकिन इन घोड़ों में एक अनोखी ऊर्जा थी, जब आप उनके करीब जाते हैं तो आपको युद्ध की आभा महसूस होती है। हाँ, वे शुद्ध नस्ल के ब्लैकवाटर वॉर हॉर्स हैं जो ब्लैकवाटर क्षेत्र के लिए अद्वितीय हैं और कुछ हद तक आपके गोल्डन लान परिवार के गोल्डन वॉर हॉर्स के समान हैं। नेट ने सिर हिलाकर पुष्टि की। प्रशिक्षित युद्ध के घोड़ों में सामान्य घोड़ों की तुलना में अधिक सहनशक्ति और भार वहन करने की क्षमता होती है। साथ ही सवार चाहे कितने भी भारी हथियारों से लैस क्यों न हो, ये घोड़े फिर भी तेजी से दौड़ सकते हैं। मिल्टन चेनी अपने परिवार के गोल्डन वॉर हॉर्स से परिचित थे। ये तथ्य कि ये ब्लैकवाटर वॉर हॉर्स उनके बराबर थे उनकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। आप कोई भी घोड़ा चुन सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो आप आज ही शहर छोड़ सकते हैं। मिल्टन चेनी की पहचान जानने के बाद नेट का उनके प्रति रवैया बहुत बेहतर हो गया। गोल्डन लान परिवार और ब्लैक सरपेंट कबीले के बीच कोई हितों का टकराव नहीं था, इसलिए दोनों परिवारों के बीच सालों से अच्छे संबंध थे। ठीक है, घोड़े के खेत में चारों ओर देखने के बाद मिल्टन चेनी ने गहरे फर और चमकदार आंखों वाले एक घोड़े को चुना। ये घोड़ा दूसरों की तुलना में बेहतर दिख रहा था और मिल्टन चेनी की आई ऑफ द माइंड ने इसे मान्य किया। आपका स्वाद बुरा नहीं है। ये वह घोड़ा है जिस पर मैं आमतौर पर सवारी करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे पहली नज़र में पसंद करेंगे। नेट ने मिल्टन चेनी की आंखों में कुछ आश्चर्य के साथ देखते हुए आवाज़ उठाई। मिल्टन चेनी भी शहर के स्वामी के घोड़े को चुनने पर आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि क्या यह उचित था। इससे पहले कि मिल्टन चेनी कुछ कह पाते, नेट ने उनकी चिंताओं को बेपरवाही से दूर कर दिया। रहने दो, मैं सरपेंट हेड सिटी में अक्सर घोड़ों की सवारी नहीं करता। आकाश में लटके 3 सूर्य बारी बारी से अस्त हो रहे थे, उनके सूर्यास्त के रंग परिदृश्य में फैल रहे थे। एक घोड़ा धूल के बादल उड़ाते हुए रास्ते पर सरपट दौड़ रहा था। एक बांस का जंगल जो रास्ते को 2 भागों में विभाजित कर रहा था, मिल्टन चेनी की नज़र में आ गया। उसने अवचेतन रूप से ब्लैकवाटर वॉर हाउस की गति बढ़ा दी। बांस का सांप का जंगल, इसे पार करने के बाद मैं ब्लैक सरपेंट सिटी पहुंच जाऊंगा। ब्लैकवाटर वॉर हाउस तेज था, जिससे मिल्टन चेनी बांस के सांप के जंगल को पार कर गया और अचानक एक स्पष्ट दृश्य सामने आ गया। हालांकि उसकी आंखों के सामने के दृश्य ने उसके अंदर एक अजीब सी भावना जगा दी। इसने उसे ब्लैक सरपेंट सिटी जाने की अपनी योजना पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। अगर ये तथ्य न होता कि सिमुलेशन में ब्लैक सरपेंट सिटी की ओर जाना सुरक्षित था, तो वर्तमान चेनी शायद पहले ही मुड़कर चले गए होते। उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रिल ग्राउंड था जिसमें लोगों की भीड़ थी। ये एक सेना है। ड्रिल ग्राउंड पर टैंक जैसी असंख्य संरचनाएं खड़ी की गई थीं। हल्के काले कवच में अनगिनत लोग इस पर प्रशिक्षण ले रहे थे। लोहे और खून की गंध उसके ऊपर छा गई। हजारों लोग, शायद दसियों हजार भी। ड्रिल ग्राउंड ने अपने पीछे विशाल शहर को छिपाने के लिए कुछ नहीं किया, एक विशाल शहर जो फार ईस्ट सिटी के आकार का था। हजारों की सेना, ऊंची शहर की दीवारें और उनके ऊपर सैकड़ों गार्ड। ये वह दृश्य था जो तुरंत चेनी की आंखों से मिला। अवचेतन रूप से चेनी ने अपने आध्यात्मिक समुद्र के भीतर जादुई संरचना को सक्रिय कर दिया। 0 रिंग मैजिक, आई ऑफ द माइंड। ड्रिल फील्ड के ऊपर एक आंख दिखाई दी जिसे कोई और नहीं देख सकता था। उनमें से ज्यादातर आम लोग थे, लेकिन कुछ शूरवीर प्रशिक्षु और अर्ध शूरवीर भी थे, यहां तक कि चेनी ने कई पूर्ण विकसित शूरवीरों को भी देखा था। अगर वह इस समय हजारों की सेना से घिरा होता तो चेनी का विकल्प घेरा तोड़कर आगे बढ़ना होता, न कि उनका सामना करना। भले ही वह एक महान शूरवीर और जादूगर प्रशिक्षु है, अकेले हजारों की सेना से लड़ना किसी सपने से कम नहीं होगा। इन लोगों को देखते ही, जिसमें आई ऑफ माइंड का उपयोग करके उनके क्षेत्रों को समझना भी शामिल है, सब कुछ एक पल में हो गया। रुको, जब चेनी यहाँ दिखाई दिए तो एक सख्त आवाज ने उन्हें रोक दिया। तुम कौन हो? तुम ब्लैकवाटर वॉर हाउस पर सवार होकर यहाँ क्यों आए? सवाल पूछने वाले व्यक्ति का लहजा सख्त था। अगर चेनी ब्लैकवाटर वॉर हाउस पर सवार नहीं होते तो वे शायद उन पर हमला कर चुके होते। आखिरकार ब्लैक सरपेंट सिटी को बाहरी लोगों के लिए वर्जित जगह भी माना जा सकता है। ये ब्लैकवाटर क्षेत्र का एकमात्र सैन्य शहर है, यहाँ सब कुछ गुप्त रखा जाता है। चेनी ने बिना किसी शोर शराबे के अपने आने के उद्देश्य के बारे में अपने सामने खड़े गार्ड को बताया।
चेनी की बातें सुनकर उसके सामने खड़े गार्ड के चेहरे थोड़े नरम पड़ गए। फिर उनमें से एक ने कहा, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। तुम यहीं रुको, अभी तुम्हें शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। चेनी ने समझ में सिर हिलाया। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने से उसे कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए चेनी वहीं खड़ा रहा और ड्रिल ग्राउंड और उसके पीछे के महान शहर को देखता रहा। एक पल के बाद गार्ड वापस आया, चेनी की ओर सिर हिलाया और कहा, मेरे पीछे आओ। गार्ड ने चेनी को ड्रिल फील्ड के पार ले गया। ड्रिल फील्ड पर मौजूद बहुत से लोग चेनी के बारे में उत्सुक थे, लेकिन उनमें से अधिकांश ने उसे एक नज़र से देखा और फिर नज़रें फेर लीं। युवा मास्टर, कृपया एक पल रुको और इसे पहन लो। यहाँ आने वाले हर बाहरी व्यक्ति को इसे पहनना चाहिए। यह आपको निशाना नहीं बना रहा है, गार्ड ने कहा जब वे शहर के गेट के पास पहुंचे और चेनी को एक काली आंखों पर पट्टी थमा दी। शायद किसी गलतफहमी के डर से उसने जानबूझकर समझाया, अपने लहजे में सूक्ष्मता से माफ़ी मांगी। वह पहले से ही चेनी की पहचान जानता था, लेकिन नियम तो नियम होते हैं। चेनी ने गार्ड के लिए मुश्किल नहीं बनने दी और आंखों पर पट्टी हटाने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि वह कुछ हद तक उत्सुक हो गया। ब्लैक सरपेंट सिटी के रहस्यों के बारे में सोच रहा था कि किसी को भी इसे देखने की अनुमति नहीं थी। उसने आंखों पर पट्टी बांधी हो या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गार्ड को नहीं पता था कि उसके पास एक तीसरी आंख है जो उसकी भौतिक आंखों से भी अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती है। अगले ही पल चेनी ने आंखों पर पट्टी बांधी और शहर में कदम रखा। साथ ही मन की आंख उसके सिर के ऊपर मंडरा रही थी, उसके सामने सब कुछ जांच रही थी। अध्याय 64, अध्याय 63, लोपेस इवांस। अनुवादक 54,96,90,339। आध्यात्मिक दृष्टि की निगाह में ब्लैक सरपेंट सिटी के भीतर सब कुछ नंगा हो गया था। ब्लैक सरपेंट सिटी के भीतर सड़कें चौड़ी नहीं थीं और अनगिनत सड़कें आपस में जुड़ी हुई थीं। प्रत्येक सड़क के चारों ओर अधिक सतर्कता के साथ सैनिक खड़े थे। शहर के भीतर सड़कों के किनारे विशाल हथियार रैक रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ब्लैक सरपेंट सिटी की परिधि के चारों ओर कुछ विशेष हथियारों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था। गार्ड ने मिल्टन चेनी की बांह को हल्के से पकड़ते हुए आगे की ओर कदम बढ़ाया, इस तथ्य से बेखबर कि शहर की हर चीज़ चेनी को पहले से ही पता चल चुकी थी। बाहर की तुलना में ब्लैक सरपेंट सिटी का अंदरूनी हिस्सा एक विशाल भूलभुलैया जैसा था। ये पृथ्वी की सतह पर बने एक विशाल सैन्य अड्डे जैसा था। अगर आप कहते हैं कि गोल्डन लान परिवार का भूमिगत महल परिवार की नींव का प्रतिनिधित्व करता है, फिर निस्संदेह ब्लैक सरपेंट सिटी ब्लैक सरपेंट कबीले की नींव थी। केवल ये नींव कबीले द्वारा खुले में रखी गई थी। निस्संदेह ये वह स्थान नहीं था जहां ब्लैक सरपेंट सिटी के निवासी रहते थे, ये पूरी तरह से ब्लैकवाटर क्षेत्र के सैनिकों का था। हम यहाँ हैं। गार्ड एक विशाल टॉवर के सामने रुक गया। चेनी को टॉवर में ले जाने और मुख्य द्वार बंद करने के बाद गार्ड ने उसे आंखों की पट्टी हटाने का संकेत दिया। चेनी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उसके पास पहले से ही टॉवर के अंदरूनी हिस्से की एक मानसिक छवि थी, फिर भी चेनी ने अपने व्यवहार में आश्चर्य की भावना प्रकट की। टॉवर की पहली मंजिल एक बड़ा हॉल था जिसमें कोई अतिरिक्त संरचना नहीं थी। हॉल में कोई नहीं था, बीच में केवल एक विशाल सर्पिल सीढ़ी थी। लॉर्ड ब्लैकवाटर दूसरी मंजिल पर आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं अब विदा लेता हूं। उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने धीरे से कहा, झुककर पीछे हट गया और चेनी को हॉल के बीच में सर्पिल सीढ़ी पार करने के लिए अकेला छोड़ दिया। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर चेनी के सामने कई छोटे कमरे आए। बीच में कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे में प्रवेश करते ही चेनी ने तुरंत ब्लैकवाटर लॉर्ड, जिसे अर्ल ब्लैक सरपेंट लोपेस इवांस के नाम से भी जाना जाता है, को कमरे के बीच में बैठे देखा। लोपेस के बाल काले थे, चेहरा सुंदर था और आंखें चमकीली थीं। वह बिल्कुल भी शक्तिशाली अर्ल की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि एक चाचा की तरह लग रहा था जिसे चेनी ने कुछ समय से नहीं देखा था। लोपेस के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने चेनी को एक सौम्य नज़र से देखा। चेनी को अंदर आते देख उसने सबसे पहले कहा, वर्णन, जब गार्ड ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो तो मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तव में तुम हो। हम एक बार मिले थे जब तुम एक बच्चे थे, पलक झपकते ही तुम इतने बड़े हो गए हो। चेनी लोपेस की दयालुता को महसूस कर सकता था। 2 जीवन जीने के बाद वह आसानी से बता सकता था कि किसी व्यक्ति की दयालुता सच्ची है या बनावटी। लोपेस की दयालुता सच्ची थी, चेनी को इस बात का यकीन था। जहां तक लोपेस द्वारा बचपन में उनसे मिलने के बारे में बताए गए उदाहरण का सवाल है, वह वास्तव में हुआ था। अपने पिछले जीवन की यादों में चेनी उस समय केवल 5 वर्ष का था। उस समय उसके पिता आर्थर और लोपेस अपने बच्चों को जादूगर प्रतिभा निरीक्षण के लिए साथ ले गए, इसलिए मुलाकात हुई। हालांकि चेनी, जिसके पास लेवल 5 जादूगर प्रतिभा थी, को घर ले जाया गया, जबकि लोपेस के बच्चे, जिसके पास लेवल 3 जादूगर प्रतिभा थी, को जादूगर महाद्वीप में भेज दिया गया। फिर भी लोपेस के चेहरे पर उलझन थी।
वह हैरान था और उसने पूछा, आथ ने तुम्हें इतनी जल्दी राज्य की यात्रा करने के लिए क्यों भेजा? ये बहुत खतरनाक है। तुम्हारे पास बहुत कम अनुभव है। राज्य की यात्रा के दौरान तुम्हारे लिए किसी मुसीबत में पड़ना बहुत आसान है। आथ को क्या हुआ? वह पहले कभी इतना आवेगशील नहीं था। उस स्थिति में कुछ दिनों के लिए ब्लैक सरपेंट सिटी में रहो। कुछ दिनों में मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। ये बहुत खतरनाक है। तुम सिर्फ 18 साल के हो। नौजवान, मेरे साथ औपचारिकता मत करो। बस मुझे अंकल लोपेस कहो। ऐसा कहते हुए वह अपने प्रवास के दौरान चेनी की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी को बुलाने के लिए तैयार था। चेनी ने लोपेस को रोका, अपना सिर हिलाते हुए कहा, अंकल लोपेस, मेरे पिता के पास आपको देने के लिए एक पत्र है। फिर अपनी छाती की जेब में हाथ डालकर उसने अर्ल आथ द्वारा तैयार किया गया एक पत्र निकाला और उसे लोपेस को सौंप दिया। चेनी के चेहरे पर ईमानदारी देखकर लोपेस ने पत्र स्वीकार कर लिया और तुरंत उसे खोल दिया। चूंकि चेनी ने पत्र को निजी तौर पर खोलकर नहीं पढ़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी सामग्री का पता नहीं था। बेशक उसे इस बात की उत्सुकता नहीं थी कि इसमें क्या लिखा है। हालांकि जब लोपेस ने पत्र की सामग्री को देखा तो चेनी ने भी लोपेस को देखा। पत्र को जल्दी से स्कैन करने के बाद लोपेस हैरान दिखे। उन्होंने एक पल के लिए चेनी की ओर देखा, फिर अपने हाथ में पत्र पढ़ना जारी रखा। पत्र की पूरी सामग्री पढ़ने के बाद लोपेस ने उसे मोड़कर रख दिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य गायब हो गया, उसकी जगह हंसी और शांति का मिश्रण आ गया। क्या आप जानते हैं कि आपके पिता ने इस पत्र में क्या लिखा है? लोपेस ने हंसी को दबाते हुए चिकित्सकीय रूप से पूछा। चेनी ने अपना सिर हिलाया। उसने पत्र नहीं पढ़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी सामग्री नहीं पता थी। उस बूढ़े आथ ने निश्चित रूप से अच्छी गणना की है। वह चाहता है कि मैं अपनी बेटी को आपसे मिलवाऊं। क्या? उसने पत्र की सामग्री के बारे में अनुमान लगाया था, लेकिन उसने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता उसके लिए शादी की व्यवस्था कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले आए होते तो मैं स्वाभाविक रूप से मना नहीं करता। लेकिन अब मेरी बेटी क्षेत्र में नहीं है। वह और उसकी मां रॉयल सिटी गए हैं, इसलिए भले ही मैं उसे आपसे मिलवाना चाहूं, मुझे अवसर नहीं मिलेगा। लोपेस ने कुछ हद तक असहाय होकर कहा। स्वाभाविक रूप से लोपेस अपनी बेटी को निपुण चेनी से मिलने से नहीं रोकेंगे। गोल्डन लान परिवार और ब्लैक सरपेंट कबीले के बीच विवाह के माध्यम से गठबंधन दोनों परिवारों को काफी लाभ पहुंचाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि उसकी बेटी इस समय क्षेत्र में नहीं थी, इसलिए वह काफी असहाय महसूस कर रहा था। उनकी बेटी और पत्नी अभी अभी गई हैं, इसलिए वे 1-2 दिन में वापस नहीं आ पाएंगे। इस मामले के अलावा अर्ल आथ के पत्र ने चेनी के राज्य के बारे में भी उन्हें बताया। कोई आश्चर्य नहीं कि आथ ने चेनी को इतनी जल्दी अकेले राज्य में घूमने की अनुमति दी, क्योंकि वह पहले से ही एक आधिकारिक नाइट था। 18 वर्षीय आधिकारिक नाइट, वह पहले से ही राज्य में सबसे कम उम्र का आधिकारिक नाइट माना जा सकता था। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि आथ ने एक और राज्य छुपा रखा था। इस समय चेनी एक आधिकारिक नाइट नहीं बल्कि एक सच्चा ग्रैंड नाइट था। चूंकि आप पहले से ही एक आधिकारिक नाइट हैं, इसलिए मैं आपको राज्य में घूमने से नहीं रोकूंगा। मुझे यकीन है कि आपके पिता ने आपको पहले ही उन चीज़ों के बारे में सचेत कर दिया है जिनका आपको राज्य में घूमते समय ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं इस बारे में और विस्तार से नहीं बताऊंगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। अभी कुछ दिन यहाँ रुकें। मैं एक भोज का आयोजन करूंगा। मेरे बेटे इस क्षेत्र में हैं और आप सभी उनसे परिचित हो सकते हैं। ओह, और अब तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता भी ब्लैक सरपेंट सिटी जा चुके हैं, इसलिए ये तुम लोगों के लिए कोई रहस्य नहीं है, लोपेस ने कहा, और इस बार चेनी ने मना नहीं किया। इस बिंदु पर चेनी पहले से ही समझ गया था कि उसके सामने यह अर्ल ब्लैक सरपेंट एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर उसके पिता बहुत भरोसा करते थे। उसके पिता ने जो 3 पत्र छोड़े थे उनमें अर्ल गार्डन का नाम शामिल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अर्ल गार्डन के साथ उसके पिता का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था जितना सतह पर दिखाई देता था। इसके विपरीत यह अर्ल ब्लैक सरपेंट, जिसका उसने अपने पिता से जिक्र नहीं सुना था, उसके प्रति अपनी सद्भावना को बिल्कुल भी छिपाने की कोशिश नहीं करता था। अध्याय 65, अध्याय 64, सांपों का झुंड और पवित्र वेदी चेज रीडिंग की तलाश। अनुवादक 54,96,90,339। ब्लैक सरपेंट सिटी के शहर के गेट पर मिल्टन चेनी ने ब्लैकवाटर वॉर हाउस पर सवार होकर लोपेस को विदाई दी। वास्तव में भोज के बाद मिल्टन ने जाने की योजना बनाई थी, लेकिन लोपेस के आतिथ्य से मंत्रमुग्ध हो गया और कुछ और दिनों के लिए शहर में ही रुक गया। ये कहना होगा कि यह अर्ल ब्लैक सरपेंट वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, उसके साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वह एक पसंदीदा युवा पीढ़ी हो। इसके बाद पूरे राज्य में अपनी यात्रा जारी रखना था। ब्लैकवाटर क्षेत्र का स्थान वास्तव में पहले से ही ईस्ट रिवर प्रांत के किनारे के पास था। ब्लैकवाटर क्षेत्र को पार करके कोई ईस्ट रिवर प्रांत की वास्तविक सीमा तक पहुंच सकता था।
वह क्षेत्र एक विस्काउंट का क्षेत्र था जिसे मिल्टन नहीं जानता था और उसकी यात्रा के लिए उसे वहां से गुजरना पड़ता था। समय बीतता गया, खुरों की गूंज सुनाई दी। मिल्टन ने एक विशाल घाटी के सामने अपने ब्लैकवाटर वॉरहाउस की गति धीमी कर दी। अपने मन में नक्शे को याद करते हुए मिल्टन ने पहचाना कि यह स्थान ब्लैकवाटर क्षेत्र में ब्रूट्स ग्रैंड कैनियन होना चाहिए। यहां से गुजरने के बाद वह ब्लैकवाटर के क्षेत्र से प्रस्थान करेगा। घाटी के अनोखे वातावरण की बाधाओं के कारण मिल्टन ने सहज रूप से अपने घोड़े की गति धीमी कर दी। मिल्टन ने साइकिक आई को सक्रिय किया जो आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण कर रहा था। ब्लैकवाटर हाउस घाटी में सरपट दौड़ा। कठोर वातावरण के बावजूद इस युद्ध के घोड़े के खुरों को कोई नहीं रोक सका। अगले ही पल मिल्टन ने अपनी पीठ से लंबा धनुष लिया और एक तीर निकाला। उसने तीर को धनुष पर चढ़ाया जिससे चांदी जैसी सफेद रोशनी की चमक के साथ तीर छूटा। मिल्टन के पास आने की कोशिश कर रहे एक जहरीले सांप को जमीन पर दबा दिया गया। सांप का शरीर थोड़ा ऐंठ गया और आखिरकार शांत हो गया। अगले 2 घंटों में मिल्टन के ज्यादातर तीर निकल चुके थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे जहरीले सांप उसकी ओर रेंग रहे थे। इतने सारे सांप क्यों हैं? मिल्टन ने घोड़े पर थोड़ा भौहें से कुढ़ी और अपने लंबे धनुष से एक और तीर चलाया। फिर भी अनगिनत जहरीले सांपों की तुलना में कुछ तीरों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। घाटी में जितना गहरा गया उतने ही ज्यादा सांप थे, इतने ज्यादा कि उन्हें देखना ही डरावना था। और भी ये जहरीले सांप उसकी ओर जोश से बढ़ रहे थे, जैसे कि मिल्टन पर किसी चीज ने उन्हें आकर्षित किया हो। मिल्टन की मानसिक आंख घाटी को देखते हुए आसमान की ओर उठी। घाटी के अंदर का दृश्य तुरंत मिल्टन के दिमाग में उभर आया। वहां बहुत सारे हैं। मिल्टन कुछ हैरान था, उसकी मानसिक आंख उसे धोखा नहीं दे सकती थी। घाटी के अंदर अनगिनत जहरीले सांप एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए थे जो गोलाकार बना रहे थे। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 10,000 सांप होंगे जो अचानक से उगाए होंगे। मिल्टन ने जोर लगाया, उम्मीद थी कि पूरी घाटी उसकी साइकिक आई के नीचे आ जाएगी, लेकिन एक शून्य रिंग साइकिक आई की कवरेज बहुत सीमित थी। लेकिन इस सीमित दायरे में भी मिल्टन ने पहले से ही 10,000 से कम सांप नहीं देखे थे। इस जगह को ब्रूट्स ग्रैंड कैनियन के बजाय स्नैक वैली या स्नैक पिट कहा जाना चाहिए। ये जगह वास्तव में विषैले सांपों के लिए स्वर्ग थी और इस समय मिल्टन निस्संदेह इन सांपों का एकमात्र लक्ष्य था। केवल घोड़े पर सवार होकर इस घाटी को पार करना असंभव था। इसलिए मिल्टन ने अपने ब्लैकवाटर घोड़े की दिशा बदल दी, पहले वापस जाने के लिए तैयार और फिर दूसरा रास्ता खोजने के लिए। चक्कर लगाने में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन ये सिर के बल गिरने से कहीं बेहतर था। चूंकि लंबे समय तक साइकिक आई का उपयोग करने से उसकी आत्मा थक जाती थी, इसलिए मिल्टन ने साइकिक आई का उपयोग करना बंद कर दिया। मिल्टन ने अपना सिर घुमाया, घोड़े की लगाम खींची, जिससे ब्लैकवाटर घोड़े की गति थोड़ी बढ़ गई। हालांकि मिल्टन के दूर जाने से पहले ही उसके सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। सैकड़ों सांप एक के बाद एक साथ इकट्ठे हो गए। उसे यकीन था कि जब वह अभी इस रास्ते से गुजरा था तो यहाँ इतने सांप नहीं थे। उसने जिन सांपों की लाशें मार गिराई थीं, वे भी गायब हो गई थीं। यहाँ कुछ गड़बड़ थी। इसके अलावा एक और बुरी खबर थी, वह घिरा हुआ था। हाँ, इस समय वह सांपों के झुंड में फंस गया था। ये सांप कैसे दिखाई दिए और कब दिखाई दिए, उस समय मिल्टन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सांपों का ये झुंड हवा से प्रकट हो गया हो। ये बेहद परेशान करने वाला था। मिल्टन चेनी की उच्च स्तर की सतर्कता के बावजूद वह अभी भी कुछ भी नहीं समझ पाया। किसी को पता होना चाहिए। हालांकि ब्रूट्स ग्रैंड कैनियन वास्तव में एक घाटी है, लेकिन पक्षी की नज़र से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसे तलवार से चीर दिया गया हो। घाटी की दोनों ओर की दीवारें बहुत चिकनी थीं। अब अगर मिल्टन अपना घोड़ा भी छोड़ देता तो वह ऊपर की ओर नहीं भाग पाता। घाटी की दीवारों की सतह बहुत चिकनी थी, पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। मिल्टन उड़ नहीं सकता था, वह अब सचमुच एक असहाय स्थिति में फंस गया था। मिल्टन को घेरने के बाद सांपों से कुछ भी निकलता हुआ नहीं लग रहा था। इस अजीब दृश्य ने मिल्टन को एक अजीब विचार दिया। क्या ये हो सकता है कि इन सांपों को किसी ने अपने वश में किया हो? ऐसा सोचने के लिए मिल्टन को दोष नहीं दिया जा सकता। सांपों के इन झुंडों का व्यवहार वाकई बहुत अजीब था। इससे पहले उसने इस घाटी में इतने सांपों के बारे में कभी नहीं सुना था। अगर यह जगह साल भर विषैले सांपों से घनी आबादी वाली है तो यह असंभव था कि अब तक किसी ने इस पर ध्यान न दिया हो। हालांकि हजारों या यहाँ तक कि लाखों विषैले सांपों को अपने वश में करने में सक्षम होना संभवतः केवल लेवल 3 विजार्ड अप्रेंटिस या एक सच्चा जादूगर ही कर सकता है। अगले ही पल स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। सांपों के ये झुंड मानो पागल हो गए हों, मिल्टन की ओर दौड़ पड़े। आसमान और जमीन सांपों से भर गए। मिल्टन ने अपनी कमर से लटकी नाइट तलवार खींची। एक झटके में सांप के खून के निशान चांदी सफेद नाइट तलवार पर लग गए और कई जहरीले सांपों की लाशों में बदल गए।
मिल्टन ने अपनी तलवार चलाते हुए अपने पैरों को फिर से खड़ा किया। सभी हमलावर जहरीले सांप लाशों में बदल गए। हालांकि सांपों की विशाल संख्या की तुलना में ये मौतें बाल्टी में एक बूंद के समान थीं। भयावह रूप से इन सांपों का अनुशासन भी बहुत अधिक था। हर बार केवल 10 या इतने ही सांप हमला करते थे, मानो जानबूझकर मिल्टन की ऊर्जा को खत्म कर रहे हों। मिल्टन जानता था कि वह इस तरह से नहीं चल सकता। सांपों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिन्हें सिर्फ तलवार से मारना असंभव था। नाइट स्किल बर्स्ट, नाइट स्किल चार्ज्ड स्ट्राइक। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और मिल्टन के पीछे चट्टान की दीवार में अचानक एक बड़ा छेद दिखाई दिया। यह इतना नाजुक है। मिल्टन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह इस समय विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। दो और तलवार के वार के साथ सुनहरी ऊर्जा की हवा का प्रवाह चट्टान की दीवार में खुदाई की गई दूरी को बढ़ाता हुआ बाहर निकल गया। मिल्टन द्वारा तोड़ी गई कुछ चट्टानें नीचे गिर गईं, जिससे छेद में प्रवेश अवरुद्ध हो गया। अपनी तलवार के एक और झटके के साथ एक सांप का सिर जो उसके पीछे छेद में चला गया था, गिर गया। इस सीमित स्थान के भीतर ताजे खून की गंध बहुत तेज थी। इस समय मिल्टन चट्टान की दीवार के अंदर था, चारों ओर अंधेरा था। लेकिन उसके लिए यह अंधेरा कुछ खास नहीं था। अब जब जहरीले सांपों का खतरा दूर हो गया था, तो मिल्टन ने लायनहॉर्न तलवार उठाई, दीवार के अंदर चट्टानों पर धीरे से दस्तक दी, जिससे एक स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न हुई। उसने पहले कुछ अजीब महसूस किया था। प्रतीत होता है कि चट्टान की मोटी दीवारें अविश्वसनीय रूप से नाजुक थीं, कागज की तरह कमजोर। मिल्टन के प्रहार से आसानी से एक बड़ा छेद बन गया। एक और जोरदार प्रहार और मिल्टन ने अनगिनत चट्टानों को काट डाला। हालांकि टूटी हुई चट्टानों के पीछे का दृश्य मिल्टन को कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। उसके सामने एक विशाल खाली क्षेत्र दिखाई दिया। इस दीवार के अंदर वास्तविक इमारतें मौजूद थीं। मिल्टन के सामने एक विशाल वेदी जैसी संरचना खड़ी थी। ये स्थान दीवार के भीतर छिपा हुआ था। यदि मिल्टन के हस्तक्षेप के लिए नहीं, तो शायद यह अनदेखा रह जाता। कौन अनुमान लगा सकता था कि घाटी की दीवार के भीतर जानबूझकर खोदी गई जगह मौजूद थी। कम से कम मिल्टन को तो इसका कोई अंदाजा नहीं था। धीरे से वेदी पर कदम रखते हुए मिल्टन ने अपने आध्यात्मिक नेत्र को सक्रिय किया और आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। उसने देखा कि वेदी की सामग्री विशेष लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी आध्यात्मिक आंख भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। वेदी के केंद्र में स्थित एक रहस्यमय प्रतीक ने मिल्टन का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रतीक के चारों ओर 12 ट्रे थीं, सभी खाली। ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर प्रसाद रखने का इंतजार कर रहा था। इस रहस्यमय प्रतीक को देखते हुए मिल्टन को अपनेपन का एहसास हुआ। अगले ही पल एक स्थानिक कुंजी, जो उसके आध्यात्मिक सागर में लटकी हुई थी, उसके हाथ में मूर्त रूप ले ली। मिल्टन ने अपनी नज़र स्थानिक कुंजी के बीच में कमल जैसे प्रतीक पर घुमाई और इसकी तुलना वेदी के बीच में प्रतीक से की। वे एक जैसे थे। अध्याय 66, अध्याय 65, चेतना अंधकार और परित्यक्त खदान गुफा। सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। क्या यह एक जैसा है? मिल्टन चेनी ने एक बार फिर सावधानीपूर्वक तुलना की। फिर उन्होंने महसूस किया यह एक जैसा नहीं था, कुछ मामूली अंतर थे। स्थानिक कुंजी के बीच में रहस्यमय प्रतीक में 4 पंखुड़ियां हैं, जबकि इस बलिदान जैसी वास्तुकला के बीच में रहस्यमय प्रतीक में 6 पंखुड़ियां हैं। यह क्या दर्शाता है? मिल्टन को एहसास हुआ कि वह अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसा लगा जैसे सहज ज्ञान से उसने स्थानिक कुंजी से 12 जादुई पत्थर निकाले और फिर उन्हें क्रम से पवित्र वेदी पर रख दिया। अगले ही पल एक तेज रोशनी ने पूरी वेदी को रोशन कर दिया। प्रकाश की एक किरण ने मिल्टन के शरीर को घेर लिया और उसकी चेतना तुरंत अंधेरे में डूब गई। अगर कोई यहाँ होता तो वह खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाता, क्योंकि इस समय ये स्थान पूरी तरह से खाली है। मिल्टन पवित्र वेदी के साथ गायब हो गया। इस जगह पर सन्नाटा और अंधेरा छा गया। दम घुटना, ऑक्सीजन की कमी। यह एहसास कुछ हद तक वैसा ही था जैसा मिल्टन ने पहली बार इस दुनिया में कदम रखा था। असुविधा के बावजूद मिल्टन ने अपनी आंखें खोलीं। उफ! आंखें खोलने के बाद मिल्टन ने गहरी सांस ली। अपने शरीर को थोड़ा आराम देने के बाद ही उसने अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू किया। लेकिन चारों ओर सब कुछ थोड़ा धुंधला लग रहा था, जैसे कि वह अपने पिछले जन्म में उच्च स्तर की मायोपिया का अनुभव कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो उसकी दृष्टि में कोई छाया पड़ गई हो। मैं कहाँ हूँ? मिल्टन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मंदिरों को सहलाया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो छाया धीरे धीरे गायब हो गई। धीरे धीरे आसपास का वातावरण मिल्टन की नज़र में आने लगा। पत्थर, पत्थर और फिर भी पत्थर। पत्थरों की भीड़ के कारण मिल्टन अपना स्थान निर्धारित करने में असमर्थ हो गया। अतीत की यादें धीरे धीरे सामने आईं, जिससे मिल्टन को यह समझने में मदद मिली कि क्या हुआ था। उसे याद आया कि वह एक पवित्र वेदी पर था, फिर किसी कारण से उसने जादुई पत्थरों को वेदी की ट्रे पर रख दिया और अगले ही पल वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अब था
मिल्टन, जो अभी अभी होश में आया था, ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तब मैं क्या कर रहा था? मैं जादुई पत्थरों को उन ट्रे में रखने के लिए बहुत उत्सुक था। हालांकि वह अज्ञात चीजों के बारे में उत्सुक होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी तीव्र नहीं होगी। खासकर अज्ञात के प्रति, भले ही मिल्टन बहुत जिज्ञासु हो, वह खुद को संयमित रखेगा। वह बहुत सतर्क व्यक्ति था, इसलिए उसके लिए लापरवाही से जादुई पत्थरों को ट्रे पर रखना असंभव था। लेकिन उस समय वह एक प्रेतग्रस्त व्यक्ति की तरह था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, जादुई पत्थरों को उसके सामने ट्रे में रखना। ये बिल्कुल असामान्य था। मिल्टन को यकीन था कि वह सामान्य रूप से ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तो जाहिर है, या तो उस समय वह किसी जादू के प्रभाव में था या किसी चीज से प्रभावित था। आगे न सोचते हुए, और सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, मिल्टन का सिर अब दर्द से धड़क रहा था। अब वह बस ये पता लगाना चाहता था कि वह कहाँ था। जहां तक उस समय क्या हुआ था, मिल्टन निश्चित रूप से समय मिलने पर इसका पता लगा लेंगे। अगले ही पल मिल्टन ने ध्यान तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह अपने सिर दर्द को कम करना चाहता था, साथ ही खुद को ऊर्जावान भी बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान करना शुरू किया, मिल्टन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये कैसे संभव है? उसने पाया कि उसके ध्यान की गति कम से कम 3 गुना बढ़ गई थी। यह एहसास बेहद स्पष्ट था। अगले ही पल मिल्टन के सामने एक पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। ध्यान तकनीक, ब्लैक टॉवर ध्यान तकनीक कुशल, लीव 125800। ध्यान तकनीक अभी भी कुशल स्तर पर थी, अपरिवर्तित। यदि यह ध्यान तकनीक की उन्नति नहीं है, तो फिर ध्यान की गति दोगुनी होने का क्या कारण है? मिल्टन चेनी ने अचानक एक अफवाह पर विचार किया, लेकिन उनके मस्तिष्क की सहज प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि यह असंभव है। अर्थात अधिकांश जादूगर महाद्वीप पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जादूगर महाद्वीप पर ध्यान तकनीकों की साधना उपमहाद्वीप की तुलना में तेज हो सकती है। क्या मैं जादूगर महाद्वीप पर हूँ? मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, कुछ हद तक अविश्वास करते हुए। हालांकि इस स्पष्टीकरण के अलावा ऐसा लग रहा था कि इस समय उनकी दोगुनी साधना गति के लिए कोई और कारण नहीं हो सकता। सिरदर्द को सहते हुए मिल्टन चेनी ध्यान करना जारी रखते हैं। समय बीतता गया, धड़कन धीरे धीरे कम होती गई, और मिल्टन अपनी विकृत भावनाओं से ग्रस्त होकर अपना ध्यान जारी रखने की इच्छा नहीं रखते थे। यदि वे वास्तव में अब जादूगर महाद्वीप पर होते, तो उपमहाद्वीप में वापस लौटना मुश्किल होता। आपको पता होना चाहिए कि पिछले अनुकरण में समुद्र में भेजे गए 15 बच्चों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। मिल्टन चेनी उठे और थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने महसूस किया कि वे कुछ थके हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं हुई थी। एक महान शूरवीर की खेती ने उन्हें इस अपरिचित जगह में थोड़ा और आत्मविश्वास दिया। इधर उधर घूमते हुए मिल्टन चेनी ने खुद को एक खनन गुफा में पाया। हालांकि उसके अलावा यहाँ कोई और नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद मिल्टन को दूर से रोशनी की एक झलक दिखाई दी। गुफा का प्रवेश द्वार उसके ठीक सामने था। मिल्टन ने अपनी गति तेज की और गुफा से बाहर चला गया। जैसे ही वह प्रवेश द्वार से बाहर निकला, मिल्टन चेनी के आसपास के माहौल को करीब से देखने से पहले ही उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी को अपने सामने आते देखा। कठोर चेहरे और सिकुड़ी हुई भौहों वाला यह अधेड़ उम्र का आदमी गुफा से बाहर निकलते हुए मिल्टन को देखकर नाखुश लग रहा था। तुम्हारी क्या स्थिति है? तुम एक परित्यक्त सुरंग से क्यों बाहर आ रहे हो? क्या तुम वहां सो रहे थे, सुस्ती कर रहे थे? जेकब अपनी आवाज में रूखा था, बिना किसी शिष्टाचार की जरूरत के। उस समय उसका मूड बहुत खराब था। अपनी पारी संभालते हुए उसका स्वागत एक आलसी व्यक्ति ने किया। जेकब को सुस्ती करने की अनुमति नहीं है, फिर भी एक खनिक ने ऐसा करने की हिम्मत की। इससे वह नाराज हो गया। मिल्टन, जो अभी अभी दरवाजे से बाहर आया था और अभी भी स्थिति से अपरिचित था, अचानक फटकार से घिर गया, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि वह तुरंत समझ गया, इसलिए उसने एक विनम्र स्वर अपनाया। भगवान, आज मुझे बहुत तेज सिर दर्द था, इसलिए मैंने गुफा में थोड़ा आराम किया। तुम खूनी आलसी हो, ये तर्क देते हुए कि तुम्हारा सिरदर्द सुस्ती करने का सिर्फ बहाना है। मिल्टन के शब्दों ने जेकब के व्यवहार को बेहतर नहीं बनाया, बल्कि उसकी नाराजगी को और बढ़ा दिया। जेकब ने मिल्टन को मारने के लिए कांटों से भरा एक कोड़ा निकाला। मिल्टन की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। इस क्षण में उसने पहले ही आसपास के माहौल को ध्यान में रख लिया था। जैसा कि उसे संदेह था, ये जगह एक बड़ी खदान थी। उसने अधेड़ उम्र के आदमी की बातों से यह भी अनुमान लगा लिया कि वह जिस जगह जागा था, वह खदान के भीतर एक परित्यक्त खदान थी। आसपास कई खदानें थीं और सिर्फ अधेड़ उम्र का आदमी खदानों के बाहर था। इसलिए चर्चा करने के लिए कुछ नहीं था। मिल्टन ने जेकब की कलाई पकड़ी जब वह चाबुक मारने की तैयारी कर रहा था, और जोर से दबाने पर हड्डियों के टूटने की आवाज हवा में भर गई। ये देखकर कि जेकब चीखने वाला था, मिल्टन ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। अब मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। अगर तुम चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा।
मिल्टन चेनी ने जेकब को नीचे लिटाया, उदासीन आंखों से उसे घूरते हुए। उसकी आवाज़ में एक खौफनाक हत्या का इरादा था। जेकब सिर्फ जल्दी से सिर हिला सका। मिल्टन ने अपने मुंह से हाथ हटा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। भगवान, मैं जेकब बेकमैन सिलानलिन मॉरिस्टे हूँ। रुको, ये जगह कहाँ है? सवाल सुनकर जेकब का चेहरा अचानक बदल गया। तुम खनन क्षेत्र से नहीं हो, तुम हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी दूसरी कलाई कुचल गई और मिल्टन के हाथ से चीखने की उसकी कोशिश तुरंत रुक गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। होशियार बनने की कोशिश मत करो, और बकवास की तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। जेकब ने जल्दी से सिर हिलाया, पहले से भी ज्यादा जोर से। अध्याय 67, अध्याय 66 वायलेट विजार्ड महाद्वीप सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। मैं कहाँ हूँ? मिल्टन चेनी ने फिर से पूछा, जेकब की आंखों में ध्यान से देखते हुए। उसकी आध्यात्मिक आंख भी जेकब के शरीर को स्कैन कर रही थी। भगवान, यह कोलिन्स माइनिंग एरिया है, जो कोलिन्स विजार्ड अकादमी का एक क्षेत्र है। ये सुनकर मिल्टन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। तुम सच नहीं बोल रहे हो। मेरे पास तुमसे छुटकारा पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जाओ। इसके साथ ही उसने अपने दाहिने हाथ से जेकब की गर्दन को पकड़ लिया। उसकी नज़र अभी भी एक प्राचीन कुएं की तरह थी। आध्यात्मिक आंख के स्कैन के तहत जेकब के शरीर के अंदर मिल्टन के दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित हो गया था। जब वे झूठ बोलते हैं तो ज्यादातर लोगों की धड़कन तेज हो जाती है। शायद कुछ जादूगर बिना कोई निशान छोड़े झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जेकब स्पष्ट रूप से ऐसा करने में असमर्थ था। एक अपरंपरागत झूठ डिटेक्टर की तरह मिल्टन ने स्वाभाविक रूप से जेकब के झूठ को उसी क्षण पकड़ लिया जब उसने उसे धोखा देने की कोशिश की। जेकब की पुतलियां फैल गईं और उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। मुझे एक और मौका दो। मिल्टन ने चिंतन का नाटक किया, फिर सिर हिलाया। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे भुनाओगे। जेकब ने पागलों की तरह सिर हिलाया, जैसे कि उसने अपने भाग्य को त्याग दिया हो। हम वास्तव में कहाँ हैं पूरे महाद्वीप के संबंध में? ये वायलेट विजार्ड महाद्वीप है, कौनसागर का एक भाग जो लेवल 2 विजार्ड महाद्वीप का हिस्सा है। ये खनन क्षेत्र कोलिन्स खनन क्षेत्र है, जो नेचर चर्च विजार्ड संगठन से संबंधित है। ये वायलेट महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो 6 शहरों से घिरा हुआ है: कर्व कॉर्नर सिटी, गोल्डन चालिस सिटी, कोलिन्स सिटी। मिल्टन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गई। वास्तव में ये वह परिचित उपमहाद्वीप नहीं था जिसे वह जानता था, बल्कि एक वास्तविक विजार्ड महाद्वीप था। यदि मिल्टन को पहले संदेह था तो अब वह निश्चित था, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से वह जानता था कि जेकब झूठ नहीं बोल रहा है। हालांकि उसने पहले कॉनसी या वायलेट विजार्ड महाद्वीप के बारे में नहीं सुना था। फिर भी मिल्टन समझ गया कि यह वह विजार्ड महाद्वीप नहीं था जो उपमहाद्वीप के सबसे करीब था। लेवल 2 विजार्ड महाद्वीप का क्या मतलब है, ये समझाएं और कॉनसी के बारे में भी विस्तार से बताएं। जेकब की आंखों में भ्रम दिखाई दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि मिल्टन उससे ये बुनियादी सवाल भी पूछ रहा था। क्या वह इन आसान सवालों के कारण उसे मार डालने वाला था? वह कितना बदकिस्मत हो सकता है। जेकब आंसू बहाने के कगार पर था, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, एक लेवल 2 विजार्ड महाद्वीप का मतलब है कि महाद्वीप का शासक एक लेवल 2 विजार्ड है। कौनसी 4 विजार्ड महाद्वीपों से बना है, जिनमें से 3 लेवल 2 और 1 लेवल 3 है। कौनसी कहाँ है? कौनसी कहाँ है? ये सवाल सुनकर जेकब हैरान रह गया। वह वास्तव में नहीं जानता था, इसलिए वह बस इतना ही कह सका, भगवान, मैं वास्तव में नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि कौनसी सिर्फ कौनसी है। इसे प्राचीन काल से इसी नाम से पुकारा जाता रहा है। मिल्टन अपनी आध्यात्मिक आंख सक्रिय होने के कारण जानता था कि जेकब झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने दूसरा सवाल पूछा, वायलेट महाद्वीप का शासक कौन है? वायलेट महाद्वीप का शासक लेवल 2 जादूगर लॉर्ड लाइल सिम्पसन है। अफवाह है कि वह प्योर येलो टॉवर द्वारा वायलेट महाद्वीप में भेजा गया प्रतिनिधि है। जहां तक अधिक विवरण की बात है, मैं उनके बारे में नहीं जानता। जेकब ने जल्दी से बात की। इस समय उसकी एकमात्र आशा ये थी कि इन सभी सवालों के जवाब देने के बाद मिल्टन उसकी जान बख्श देगा। उसने अब और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। प्योर येलो टॉवर। मिल्टन हैरान रह गया। ये नाम उसके लिए अज्ञात नहीं था। ये बहुत पहले एक बार सिमुलेशन में दिखाई दिया था। अध्याय 32 देखें। हाँ, प्योर येलो टॉवर विजार्ड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि टॉवर मास्टर लेवल 5 ग्रैंड विजार्ड है जिसने एक पूरे विमान पर विजय प्राप्त की है। वायलेट कॉन्टिनेंट में भी एक प्योर येलो टॉवर अकादमी है, हालांकि यह लॉर्ड लाइल द्वारा स्थापित एक शाखा विद्यालय है। जैसे ही उसने बात की, जेकब की आंखें कट्टरता और इच्छा से भर गईं। मिल्टन ने सिर हिलाया, फिर सवाल पूछना जारी रखा, साधारण से लेकर अस्पष्ट सवालों तक। जब तक जेकब को जवाब पता था, उसने झूठ नहीं बोला बल्कि मिल्टन के साथ सब कुछ साझा किया।
इसमें खुद के बारे में विवरण शामिल थे। कोई और सवाल? बेंडर। जेकब ने मिल्टन की ओर देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। मिल्टन ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि अब और कोई सवाल नहीं है। जेकब ने राहत की सांस ली, उसकी आंखों में आक्रोश की झलक थी, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से छिपाया। हालांकि इसे अच्छी तरह से छिपाना व्यर्थ था, क्योंकि मिल्टन ने कभी भी उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया था। क्रैक, हड्डियों के टूटने की एक तीखी आवाज सुनाई दी। मिल्टन ने जेकब की गर्दन का गला घोंटकर तोड़ दिया था। अपनी मृत्यु के समय भी वह यह विश्वास नहीं कर पाया कि मिल्टन ने उसे यहां मारने की हिम्मत की। इसलिए मृत्यु में भी वह विश्वास में अपनी आंखें खुली रखकर मरा। दुर्भाग्य से उसने इसके बारे में नहीं सोचा। जिस किसी से इतने सारे सवाल पूछे जाते, उसे संदेह होता कि कुछ गड़बड़ है। मिल्टन उसे कैसे छोड़ सकता था? मिल्टन ने जेकब की लाश उठाई और उस परित्यक्त सुरंग में प्रवेश किया जहां से वह मूल रूप से निकला था। फिर वह धीरे धीरे खदान में गहराई तक जाने लगा। बेशक वह शव को वहां नहीं छोड़ सकता था। शव जितना बाद में मिलता, उसे उतना ही अधिक लाभ होता। मिल्टन का इस खदान क्षेत्र में रहने का इरादा नहीं था। हालांकि यहां से बाहर निकलना भी आसान नहीं था। ये खनन क्षेत्र एक बड़ी जेल की तरह था। जब तक आप श्रमिकों में से एक न हो, तब तक बाहर निकलना बहुत कठिन था। लेकिन बेशक मिल्टन के पास एक रास्ता था। मिल्टन ने जेकब के कपड़े उतारे और उन्हें खुद पहन लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब जेकब पहली बार खदान से बाहर आया तो उसे मिल्टन की पहचान पर संदेह नहीं हुआ, क्योंकि उसके कपड़े सड़े हुए थे और उनमें छेद थे। वह खनिकों से ज्यादा खनिक जैसा दिखता था। एक बार जब वह बदल गया तो मिल्टन के शरीर और चेहरे की हड्डियां हिलने लगीं और अंततः जेकब जैसा दिखने लगा। नज़दीक से देखने पर कोई भी देख सकता था कि उसकी त्वचा जेकब की तुलना में ज्यादा स्वस्थ दिख रही थी। उसके और जेकब दोनों के बाल सुनहरे थे, इसलिए मिल्टन ने जेकब से पूछताछ शुरू करने के बाद से ही पहचान बदलने पर विचार करना शुरू कर दिया था। अगर जेकब अब जिंदा होता तो उसे निस्संदेह इस बात का पछतावा होता। मिल्टन ने शुरू से ही उसे जिंदा रहने देने का इरादा नहीं किया था। यहां तक कि उसके बारे में सवाल भी उसे बेहतर ढंग से पेश करने के लिए पूछे गए थे। मूल रूप से जेकब का कांटेदार चाबुक उठाकर मिल्टन ने उसे एक बार आजमाया। शेर दिल की तलवार खो गई थी और यह चाबुक अब अस्थायी रूप से उसके हथियार के रूप में काम कर रही थी। सौभाग्य से सबसे महत्वपूर्ण स्थानिक कुंजी अभी भी उसके आध्यात्मिक सागर में थी। अगर स्थानिक कुंजी खो गई होती तो मिल्टन के पास रोने के लिए सचमुच कोई जगह नहीं बचती। मिल्टन ने खदान में एक गहरा गड्ढा पाया और जेकब को उसमें फेंक दिया, उसके शरीर को पत्थरों के ढेर के नीचे दबा दिया। गहरे गड्ढे को पूरी तरह से ढकने के बाद मिल्टन ने खुद को धूल से साफ किया और सुरंग से बाहर निकल आया। आमतौर पर इस सुरंग में कोई नहीं आता था, इसलिए जेकब का शरीर शायद फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। सुरंग से बाहर निकलने के बाद मिल्टन ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और फिर उस स्थान पर बैठ गया जहां जेकब पहले रुका था। वह अभी नहीं जा सकता था, उसे अपने अवसर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। रात की शिफ्ट में बदलाव एक अच्छा अवसर हो सकता है। अब मेरे अभिनय कौशल को परखने का समय आ गया है। अध्याय 67 खनन क्षेत्र छोड़ना, अधिक पढ़ने की तलाश। अनुवादक 54,96,90,339। कोलिंस माइन, दक्षिणी खनन क्षेत्र। संपूर्ण कोलिंस माइन जादूगर संगठन नेचर चर्च की निजी संपत्ति है। यह माइका माइन नामक एक दुर्लभ खनिज का उत्पादन करता है जो काफी महंगा है। अकेले दक्षिणी खनन क्षेत्र में सैकड़ों खदान गुफाएं हैं जिनकी देखरेख नेचर चर्च के एक लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु द्वारा की जाती है। और मिल्टन चेनी, जो जेकब के रूप में प्रच्छन्न है, वह भी नेचर चर्च से है, हालांकि वह केवल एक अगोचर बाहरी परिधीय सदस्य है। इस महाद्वीप पर एक आधिकारिक नाइट होने से आप एक साधारण व्यक्ति से बहुत बेहतर नहीं बन जाते। इसलिए जेकब के बाहरी परिधीय सदस्य के रूप में इस जादूगर संगठन में शामिल होने के बाद उसे ज्यादा ध्यान नहीं मिला और उसे कोलिंस माइनिंग क्षेत्र में पर्यवेक्षक के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। ये देखते हुए कि वह नेचर चर्च द्वारा समर्थित है, विजार्ड अप्रेंटिस के अलावा बहुत से लोग उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये व्यवस्था पहले से ही बहुत अच्छी है। दक्षिणी खनन क्षेत्र के रेस्तरां में मिल्टन चेनी धीरे धीरे खा रहे थे, सिर झुकाए हुए। जेकब, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पिछले कुछ दिनों में बदल गए हो। तुम अब उतना बात नहीं करते। मिल्टन चेनी के बगल में थियोडोर नामक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, जिसकी दाढ़ी बड़ी थी और उसने जेकब के साथ काफी अच्छा तालमेल बना लिया था। लेकिन निश्चित रूप से उनके तालमेल के बारे में कोई भी यही कह सकता था कि वह काफी अच्छा था। मिल्टन की यादों के आधार पर जेकब बहुत बातूनी था, फिर भी उसका यहाँ कोई करीबी दोस्त नहीं था। थियोडोर उलझन में अपना सिर खुजलाते हुए मिल्टन चेनी को देख रहा था, जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। जेकब सबसे बातूनी हुआ करता था। खाने के समय भी वह अपना मुंह बंद नहीं रख पाता था। लेकिन अब वह इतना शांत हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया हो।
मिल्टन ने अपने मुंह में खाना निगल लिया, हल्की खांसी की। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ज्यादा बात न करूँ तो बेहतर है। मिल्टन ने धीरे से बात की, जानबूझकर अपनी आवाज़ को जैकब से मिलाने के लिए कम किया। थियोडोर ने कुछ भी गलत नहीं देखा और अपनी समझ का संकेत देते हुए सिर हिलाया। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मिल्टन की भेस बदलने की प्रतिभा प्रभावशाली थी। पिछले कुछ दिनों में किसी ने भी उसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं देखा था। जो लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे उन्हें सबसे ज्यादा यही लगा कि वह कम बोल रहा है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अपना खाना खत्म करने के बाद मिल्टन ने अपनी प्लेट रिसाइकलिंग क्षेत्र में रखी और रेस्तरां से बाहर निकल गया। 2 दिनों के बाद अपनी आध्यात्मिक दृष्टि और व्यक्तिगत अवलोकनों की बदौलत उसने खनन क्षेत्र के कामकाज को काफी हद तक समझ लिया था। अब उसके लिए खनन क्षेत्र छोड़ने का समय आ गया था। क्या आप खनन क्षेत्र छोड़ रहे हैं? दक्षिणी खनन क्षेत्र के अभिलेख कार्यालय में मलिक, जो जानकारी दर्ज करने के लिए जिम्मेदार था, थोड़ा हैरान था। बोलते समय मलिक ने अपने सामने खड़े मिल्टन की ओर देखा। मिल्टन उसके लिए थोड़ा अपरिचित था, फिर भी वह रजिस्टर में जेकब का नाम खोजने में कामयाब रहा। रजिस्टर में जेकब का नाम और उसके बगल में तारीख को देखते हुए मलिक बोला, आप यहाँ केवल 6 महीने से हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर्यवेक्षक होना एक अच्छा काम है। आपके जाने के बाद संगठन आपके लिए कोई अन्य काम की व्यवस्था नहीं करेगा। मिल्टन ने पहले से एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। वह ठीक से जानता था कि क्या जवाब देना है, इसलिए उसने धीरे से कहा, लॉर्ड मलिक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ का कार्य वातावरण मेरे अनुकूल है। हालांकि मैं यहाँ केवल आधे साल से हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बोलते समय उसने खांसी के कुछ दौर जोड़े। उसकी खांसी इतनी तेज लग रही थी, इतनी कि देखने वालों को लग सकता था कि वह खांसने वाला है। ये देखकर कि मिल्टन का अभिनय विश्वसनीय था, मलिक ने थोड़ा निराश होकर अपनी नाक ढक ली और हाथ हिलाया। ठीक है, खनन क्षेत्र से प्रस्थान के लिए पंजीकरण करें। मिल्टन जैसे लोग नेचर चर्च में आम थे। उन्हें बाहरी परिधीय सदस्य कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वे केवल तुच्छ तोप का चारा थे। संगठन उन्हें काम सौंपने के लिए काफी दयालु था, निरंतर देखभाल की उम्मीद करना बस अवास्तविक था। जब तक कोई आधिकारिक सदस्य नहीं था, तब तक अन्य सभी बाहरी परिधीय सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था। इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि खनन क्षेत्र छोड़ने के बाद मिल्टन कहाँ जाता है। हालांकि यहाँ बिना किसी समर्थन के एक आधिकारिक नाइट को जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद, मिल्टन ने सिर हिलाया और कहा। उसने खनन क्षेत्र में लंबे समय तक रहने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वह बिल्कुल असली जेकब नहीं था। अगर एक दिन उसका पर्दाफाश हो जाता तो कोई बच नहीं सकता था। इसलिए सबसे अच्छी योजना वहां से चले जाना था। आखिरकार उसके पास जादुई पत्थरों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ से चले जाने के बाद भी वह एक अच्छी जगह पा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जादूगर महाद्वीप था। यहाँ उसका सिम्युलेटर बहुत काम आ सकता है। वर्तमान में वह एक ग्रैंड नाइट और एक विजार्ड अप्रेंटिस था। अगर वह किसी दूसरे संगठन में शामिल भी होता तो वह सिर्फ एक बाहरी परिधीय सदस्य नहीं होता। लेकिन मिल्टन के पास इस समय ऐसी कोई योजना नहीं थी। वह बस कुछ समय के लिए गुमनामी में रहना चाहता था। पंजीकरण के बाद मिल्टन ने आसानी से खनन क्षेत्र छोड़ दिया। कोई जटिल चुनौती या जानबूझकर कठिनाइयां नहीं आईं। खनन क्षेत्र छोड़ने के बाद मिल्टन को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। इस अपरिचित जगह में उसे आगे कहाँ जाना था? सौभाग्य से कोलिन्स सिटी कोलिन्स माइनिंग एरिया से बहुत दूर नहीं था। जेकब के अनुसार वह कोलिन्स सिटी का सही स्थान जानता था। अपने अगले कदमों पर निर्णय लेने से पहले वह पहले कोलिन्स सिटी में बस सकता था। समय बीतता गया और जेकब द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए मिल्टन बिना किसी घटना के कोलिन्स सिटी पहुंच गया। कोलिन्स सिटी विजार्ड महाद्वीप में एक शहर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप सुदूर पूर्व शहर से कहीं बेहतर था। विशाल, ऊंची और भव्य शहर की दीवार के पास खड़े होने से ही भव्यता का एहसास होता था। प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के बाद मिल्टन शहर में चले गए। शहर बेहद विशाल था। सड़कें समतल और प्रभावशाली रूप से साफ थीं, बिना किसी कचरे या विदेशी वस्तुओं के। शहर में प्रवेश करने पर मिल्टन की पोशाक ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। कोलिन्स सिटी में लोगों की संख्या काफी अधिक थी। कोई भी ऐसे साधारण दिखने वाले व्यक्ति को नोटिस नहीं करेगा। मिल्टन ने एक नेचर चर्च बेस पर जाने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह सीधे एक बड़ी दुकान पर चले गए। दुकान में प्रवेश करते ही एक नौकरानी ने उनका स्वागत किया। क्या आप यहाँ नक्शे बेचते हैं? हाँ सर, कृपया मेरे पीछे आएं। मिल्टन नौकरानी के पीछे पीछे चला गया, जबकि उसकी आंखें अपने आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। दुकान बड़ी थी, जिसमें बहुत से ग्राहक थे। बातचीत की गूंज ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया।
यहाँ हमारे नक्शे हैं, सर। बेझिझक मुझे अपनी पसंद बताएं। मिल्टन ने नौकरानी द्वारा दिए गए कागजों के ढेर को उठाया और उन पर एक नज़र डाली। क्या आपके पास पूरे महाद्वीप का नक्शा है या शायद सिर्फ दक्षिणी भाग का? मिल्टन ने नक्शों की जांच की और पाया कि वे सभी छोटे क्षेत्र के नक्शे थे। सबसे बड़ा नक्शा सिर्फ कुछ नज़दीकी शहरों को कवर करता था। बड़े नक्शे दूसरी मंजिल पर उपलब्ध हैं। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। दूसरी मंजिल पर नौकरानी ने एक आदमी के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। उस आदमी ने सिर हिलाया और मिल्टन की ओर चल दिया। मुझे खेद है, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा नक्शा है वह सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र के आधे हिस्से को कवर करता है। हम पूरे महाद्वीप या पूरे दक्षिण के नक्शे नहीं बेचते। वह आदमी माफी मांगता हुआ लग रहा था। ठीक है, बस मेरे लिए अपना सबसे बड़ा नक्शा तैयार कर लो। ओह, और क्या तुम्हारे पास कोई बढ़िया नाइट स्वॉर्ड है? मैं एक खरीदना चाहूंगा। मिल्टन ने फिर से बोलने से पहले सिर हिलाया। हाँ सर, कृपया एक पल रुको, मैं तुम्हारे लिए इसे लाता हूँ। अध्याय 69, अध्याय 68, गोल्डन 40 सिटी और खोजी गई लाश। कृपया पढ़ने का पीछा करें। अनुवादक 54,96,90,339। दुकानों में अपनी खरीदारी करने के बाद मिल्टन चेनी ने कोलिन्स सिटी में लंबे समय तक रहने का विकल्प नहीं चुना। आखिरकार ये शहर नेचर चर्च का क्षेत्र था और कोलिन्स माइनिंग एरिया के पास था। एक बार जब जेकब का शव मिल गया तो सबसे पहले उस पर ही संदेह किया जाएगा जिसने जेकब का रूप धारण किया था। हालांकि मिल्टन चेनी का मानना था कि उसने शव को छिपाने का अच्छा काम किया था, लेकिन हमेशा इस बात की संभावना थी कि उसने कुछ सबूत पीछे छोड़ दिए हों। कोई भी साधारण व्यक्ति केवल शव के आधार पर उसका पता नहीं लगा सकता, लेकिन दक्षिणी खनन क्षेत्र का प्रभारी व्यक्ति एक लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु था। कौन जानता था कि मिल्टन चेनी के लिए कुछ अज्ञात तरीके थे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए मिल्टन चेनी ने कोलिन्स सिटी में रहने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने गोल्डन 40 सिटी जाने वाले एक व्यापारी काफिले में शामिल होने का विकल्प चुना और 2 जादुई पत्थरों का इनाम देने के बाद काफिला खुशी खुशी ले गया। कई दिनों बाद मिल्टन चेनी गोल्डन 40 सिटी पहुंचे। गोल्डन 40 सिटी दक्षिणी महाद्वीप के मध्य क्षेत्र के करीब था। यह शहर काफी समृद्ध था, जिसमें कई छोटे जादूगर संगठन और जादूगर अकादमियां स्थित थीं। मिल्टन चेनी ने शहर में कुछ समय के लिए रहने के लिए एक सराय ढूंढी। हालांकि वायलेट महाद्वीप मिल्टन चेनी के लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं था, लेकिन वह गोल्डन 40 सिटी से अधिक अपरिचित नहीं हो सकता था। उन्होंने आगे की योजना बनाने से पहले गोल्डन 40 सिटी में सत्ता के वितरण को जानने के लिए अगले कुछ दिन बिताने की योजना बनाई। यह अब वह उपमहाद्वीप नहीं था जहां वे पहले थे और ग्रैंड नाइट्स को यहां सबसे मजबूत नहीं माना जाता था। यहां कई लोग ग्रैंड नाइट से भी अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए मिल्टन चेनी को अपने हर कदम पर सतर्क रहना पड़ा, स्थिरता और दृढ़ता के लिए प्रयास करना पड़ा। कम से कम जब तक वह शहर से परिचित नहीं हो जाता, मिल्टन चेनी किसी और से बातचीत नहीं करता। सौभाग्य से उसके नए सिमुलेशन काउंट कुछ ही दिनों में आ जाएंगे और यह सिमुलेशन जो सीधे विजार्ड कॉन्टिनेंट पर खोला गया था उसे काफी लाभ पहुंचा सकता है। ये स्वीकार करना होगा कि मिल्टन चेनी की चिंता बिना कारण नहीं थी, क्योंकि उसके जाने के ठीक 10 दिन बाद कोलिन्स माइन दक्षिणी खनन क्षेत्र। भगवान, इस बैच के सभी अभ्रक अयस्क संगठन को वितरित कर दिए गए हैं। इस तिमाही में खनन किए गए अयस्कों की संख्या पिछली तिमाही की तुलना में काफी बढ़ गई है। मलिक ने अपने सामने सफेद लबादे में आदमी को पंजीकरण फॉर्म सौंपते हुए चापलूसी से कहा। सफेद लबादे में आदमी एका नाम का एक लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस फॉर्म ले गया, उस पर नजर डाली और सिर हिलाया। मलिक अयस्कों की मात्रा को गलत नहीं बता सकता था, इसलिए एका ने बस लापरवाही से उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एका ने कुछ नहीं कहा। उसने मलिक को अपने पीछे आने का संकेत दिया। इसके बाद उसे पूरे दक्षिणी खनन क्षेत्र में गश्त करनी थी। खनन क्षेत्र के प्रभारी जादूगर प्रशिक्षुओं को हर तिमाही में नियमित जांच करनी थी, लेकिन एका के लिए यह सिर्फ एक औपचारिकता थी। आखिरकार बहुत से लोग कोलिन्स खनन क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, ये जानते हुए कि यह नेचर चर्च का क्षेत्र है। फिलहाल वह सिर्फ एक औपचारिक गश्त करना चाहता था और इस जगह को छोड़ देना चाहता था। उसे लगा कि यहाँ की हवा भी गंदी है। लेवल 2 जादू की योग्यता वाले एक जीनियस के रूप में यहाँ आना उसके कीमती ध्यान के समय की बर्बादी थी। विभिन्न खदान गुफाओं से गुजरने के बाद एका नहीं रुका। मलिक एका के पीछे पीछे चल रहा था। हाँ, अंत में एक परित्यक्त खदान गुफा से गुजरते समय एका रुक गया और आश्चर्य से एक धीमी आवाज निकाली। क्या इस गुफा में अभी भी खनन हो रहा है? एका ने धीरे से पूछा, उसके आने के बाद से उसने जो पहली बार कहा था। मलिक ने जल्दी से अपनी नज़र उस गुफा पर घुमाई जिसकी ओर एका इशारा कर रही थी। एक नज़र डालने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, भगवान, यह एक परित्यक्त खदान है। वर्तमान में यहाँ कोई खनन नहीं कर रहा है। एक परित्यक्त खदान। एका ने हल्की सी हंसी निकाली और मलिक को उसके पीछे आने का इशारा किया, क्योंकि वह परित्यक्त खदान में घुस गया था।
हालांकि उत्सुकतावश मलिक चुप रहा और एका के पीछे पीछे चला गया। परित्यक्त खदान में प्रवेश करने पर आयका ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया, अपना मुंह और नाक ढक लिया। जीरो रिंग मैजिक क्लीनिंग। आयका ने एक सफाई मंत्र डाला और खदान में धूल तुरंत गायब हो गई, जिससे ये बिल्कुल साफ हो गई। मलिक ने पहले भी जादूगर की चालें देखी थी, इसलिए उसे इससे आश्चर्य नहीं हुआ। इन पत्थरों को हटाओ। इस परित्यक्त खदान की गहराई में पहुंचने पर आयका रुक गया और बोला। यहाँ केवल दो ही थे। मलिक को स्पष्ट रूप से पता था कि निर्देश उसके लिए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के एक सफ़ेद हवा का प्रवाह उसकी दोनों भुजाओं को ढंक गया और उसने विशाल पत्थरों को ऐसे हिलाया जैसे वे महज झाग हों। इससे पहले कि वह सभी पत्थरों को हिलाना समाप्त भी करता, मलिक को कुछ धातु की गंध आई। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने अपनी गति बढ़ा दी। कुछ ही समय में सभी बड़े पत्थर हिल गए थे। ये एक लाश। मलिक ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, उसके माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दे रहा था। सभी खदान श्रमिकों और पर्यवेक्षकों की पहचान उसके रिकॉर्ड में दर्ज थी। किसी लाश का रहस्यमय तरीके से प्रकट होना असंभव था। वह पूरे दक्षिणी खनन क्षेत्र में इन रिकॉर्डों के लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति था। कई जादूगर प्रशिक्षु इस कुछ हद तक महत्वपूर्ण काम से घृणा करते हैं और आधिकारिक शूरवीर योग्य नहीं होते हैं, इसलिए ये काम स्वाभाविक रूप से उसके पास आ गया। ग्रैंड नाइट। उसे यकीन था कि उसने जो कुछ भी दर्ज किया था वह सही था और उसने अभी अभी आयका को दिखाया था। हालांकि उसके सामने का दृश्य उसे खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर रहा था। ये निश्चित रूप से एक अतिरिक्त शरीर था। ऐसा लग रहा था कि यह हवा से प्रकट हुआ है। मलिक ने लाश को जमीन पर सपाट करने के लिए हिलाया, लाश के चेहरे का मूल्यांकन किया। फिर उसने महसूस किया कि लाश का चेहरा इतना क्षत विक्षत था कि वह कोई भी पहचान योग्य विशेषता नहीं देख पा रहा था। इसे समझाओ, आयका ने धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह भावहीन थी। हालांकि मलिक समझ गया कि आयका ने इस तरह से अपना गुस्सा व्यक्त किया था क्योंकि उसने उसका कीमती समय देरी से दिया था। मलिक का दिमाग घूम रहा था। वह कोई व्यवहार स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना उसने कोशिश की उतना ही वह सफल रहा। मलिक को चुप देखकर आयका ने अपनी नज़र जमीन पर पड़े शव पर घुमाई। तभी मलिक को अचानक कुछ याद आया और वह चिल्लाया, मुझे अब याद आ रहा है, लेकिन वह यहाँ कैसे मर सकता था। हालांकि लाश के चेहरे क्षत विक्षत थे, फिर भी मलिक को अपनेपन का एहसास हुआ। अचानक यादों के एक अप्रत्याशित फ्लैश ने उसे इस व्यक्ति को पहचानने में मदद की। क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? ये व्यक्ति संगठन का एक परिधीय सदस्य लगता है, खनन क्षेत्र का भूतपूर्व पर्यवेक्षक। लेकिन उसने कहा कि कुछ दिन पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह खनन क्षेत्र से चला गया। जेकब? हाँ, उसका नाम जेकब है। कुछ देर सोचने के बाद मलिक ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। वह वही था जिसने कुछ दिन पहले ही उसे लॉग इन किया था, इसलिए मलिक को निश्चित रूप से वह याद था। हालांकि मलिक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने जेकब को जाते हुए स्पष्ट रूप से देखा था। वह एक परित्यक्त खदान में क्यों मर गया? क्या किसी ने उसका नकली रूप धारण किया होगा? आयका बोली। वह आमतौर पर खनन क्षेत्र में नहीं रहती थी, इसलिए उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि खनन श्रमिकों और पर्यवेक्षकों का पंजीकरण कितना विस्तृत था। लेकिन यह उसके शब्द थे जिन्होंने मलिक की सोच को चकनाचूर कर दिया। किसी और द्वारा नकली रूप धारण किया गया। मलिक ने एक बार फिर अपने सामने पड़ी क्षत विक्षत लाश की सावधानीपूर्वक जांच की और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। जेकब जो खदान से निकला था वह नकली था। अध्याय 70, अध्याय 69, सिमुलेशन और एनहांसमेंट, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,90,339। मिल्टन चेनी, जो पहले से ही गोल्डन 40 सिटी में है, स्वाभाविक रूप से इस बात से अनजान है कि कोलिन्स माइनिंग एरिया में दूर किसी ने पहले ही उसकी असली पहचान खोज ली है। लेकिन अगर मिल्टन को इसके बारे में पता भी होता तो भी उसे इसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसने पहले ही एक नया रूप और नाम अपना लिया था। अपनी यात्रा के दौरान एक उपनाम रखना जरूरी था। पिछले कुछ दिनों में मिल्टन ने अपना ज्यादातर समय सराय के अंदर बिताया है और बाहर बहुत कम समय बिताया है। हालांकि शायद आज के बाद मिल्टन सराय को छोड़कर गोल्डन 40 सिटी की पूरी तरह से खोजबीन कर सकता है। सराय के अतिथि कक्ष के अंदर मिल्टन बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठता है। अगले ही पल एक पारदर्शी हल्के नीले रंग की स्क्रीन अचानक उसके सामने आ जाती है। मिल्टन अन्य पहलुओं को अनदेखा करता है और अपना ध्यान सिमुलेशन काउंट अनुभाग पर केंद्रित करता है। सिमुलेशन काउंट। एक नया सिमुलेशन काउंट पहले से ही मौजूद था, जो निस्संदेह मिल्टन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन अपनी चेतना के साथ आगे बढ़ता है। उसके सामने तैयार किए गए 10 जादुई पत्थर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, पाठ की काली तारें सतह पर आने लगती हैं और मिल्टन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। लाइव सिमुलेशन शुरू हुआ। सिम्युलेटर के पुराने संस्करण के कारण केवल टेक्स्ट सिमुलेशन का समर्थन किया जाता है।
18 साल की उम्र में आप जागते हैं और खुद को विजार्ड कॉन्टिनेंट में पाते हैं। आप खनन क्षेत्र को छोड़ देते हैं और गोल्डन 40 सिटी में पहुंचते हैं। चुपचाप अपनी ध्यान तकनीक का अभ्यास करते हैं। आप दैनिक आधार पर लो प्रोफाइल रहते हैं, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में किसी का ध्यान नहीं जाता। 19 साल की उम्र में आप धीरे धीरे शहर की हर चीज से परिचित होने और एकीकृत होने लगते हैं। यहाँ 1 साल रहने के बाद ये जगह अब आपके लिए अजनबी नहीं रही। 20 की उम्र में इस विशाल शहर में एक भी व्यक्ति बेहद महत्वहीन लगता है और आप कोई भी जादू या ज्ञान सीखने में असमर्थ हैं। इसलिए आप एक जादूगर संगठन में शामिल होने का फैसला करते हैं, भले ही ये केवल एक बाहरी परिधीय सदस्य के रूप में हो। 21 की उम्र में चारों ओर पूछने के बाद आप अंततः व्हाइट रोज स्कूल में शामिल होने का फैसला करते हैं। यह एक विजार्ड संगठन है जिसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, लेकिन यह वास्तविक अकादमी से अलग है क्योंकि यह स्कूल बाहरी परिधीय सदस्यों को नामांकित करता है। 22 वर्ष की आयु में ग्रैंड नाइट और लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस के रूप में आपकी साधना ने स्कूल की उच्च रैंकिंग वाली सदस्यों में से एक सुश्री लेसी का ध्यान आकर्षित किया है और वह आपको अपने संरक्षण में लेती है। 25 वर्ष की आयु में ध्यान तकनीक की निरंतर साधना। ध्यान तकनीक की साधना प्रगति को तेज करने के लिए जादुई औषधि खरीदने के लिए जादुई पत्थरों का उपयोग किया जाता है। 27 वर्ष की आयु में 5 वर्षों में आप व्हाइट रोज स्कूल के बाहरी परिधीय सदस्यों के बीच एक उच्च सोपान बन गए हैं। आपने स्कूल के कई मिशन पूरे किए हैं और सुश्री लेसी का उच्च सम्मान अर्जित किया है। 32 वर्ष की आयु में आप आधिकारिक तौर पर स्कूल के आंतरिक सदस्य और व्हाइट रोज स्कूल के शिष्य बन गए हैं। स्कूल की व्यवस्था बेहद सख्त है, शिष्य विद्वान से लेकर संप्रदाय गुरु तक की रैंक तय की जाती है। 35 की उम्र में एक सच्चे शिष्य बनने के बाद आप आसानी से कई उपयोगी मंत्र सीख लेते हैं, लेकिन आप ध्यान तकनीक की साधना करना बंद नहीं करते। 40 की उम्र में ध्यान तकनीक की साधना करते हुए आप शक्ति या आनंद की परवाह नहीं करते। आपके दैनिक जीवन में आपका अपार्टमेंट और लाइब्रेरी शामिल है। आप प्रतिदिन ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में काफ़ी समय बिताते हैं, जिससे आपका आध्यात्मिक सागर धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। 1-4 की उम्र में व्हाइट रोज स्कूल और नेचर चर्च के बीच संघर्ष बढ़ता है और आप भी इसमें शामिल होते हैं। 45 की उम्र में एक मिशन के दौरान लक्ष्य की शक्ति को कम आंका जाता है और आप लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस के जादू के तहत मर जाते हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। क्षेत्र बनाए रखें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन ने अपना क्षेत्र बनाए रखने का विकल्प चुना। अगर वह किसी तकनीक को बनाए रखना चाहता है तो वह वास्तव में कई मंत्र तुरंत सीख सकता है। हालांकि ये 0 रिंग मैजिक मंत्र वर्तमान में उसके लिए सीमित उपयोग के हैं। उसे अब अपने दायरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि वह लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस बन जाता है तो उसे विजार्ड महाद्वीप पर भी काफ़ी गारंटी मिल जाएगी। मिल्टन इसी तरह सोचता और काम करता है। वह अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है और उसका आध्यात्मिक सागर हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगता है। आध्यात्मिक सागर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से फैलता है और मिल्टन अपनी आध्यात्मिक शक्ति में बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। यदि पहले वह अपने आध्यात्मिक सागर में 3 शून्य अंगूठी मंत्र लिख सकता था, तो अब वह 5 लिख सकता है, जिसका अर्थ है कि वह अभी लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस के शिखर पर पहुंचा ही था। लेकिन ये शिखर कुछ हद तक खोखला है। वास्तव में लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस बनने के लिए उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। विजार्ड महाद्वीप पर होने का यही लाभ है। यदि मिल्टन उपमहाद्वीप पर साधना कर रहा होता तो उसे इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कई गुना समय की आवश्यकता होती। इसके अलावा सिमुलेशन में वह ध्यान तकनीक की खेती करने के लिए जादुई औषधि का उपयोग कर रहा था, जबकि उसके उपमहाद्वीपीय स्व को उपयोगी जादुई औषधि खरीदने में कठिनाई होगी। वह निश्चित रूप से साधना के लिए सीधे जादुई पत्थरों का उपयोग कर सकता था, लेकिन ये तरीका आदर्श नहीं है। जादू के पत्थर जादूगरों के बीच मुद्रा हैं, लेकिन वे साधना संसाधन के रूप में भी काम कर सकते हैं। हालांकि इस साधना संसाधन के अपने जोखिम हैं क्योंकि जादुई पत्थर पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं। अधिकांश समय जादुई पत्थरों का उपयोग जादुई उपकरणों के निर्माण और जादुई औषधि बनाने के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है। बहुत कम लोग साधना के लिए सीधे जादुई पत्थरों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ध्यान साधना के लिए जादुई पत्थरों का उपयोग करने का प्रभाव निश्चित रूप से तैयार जादुई औषधि के प्रभाव से पीछे रहेगा। यही कारण है कि मिल्टन ने पिछले कुछ दिनों में साधना के लिए जादुई पत्थरों का उपयोग नहीं किया। बेशक सिमुलेशन में ऐसी कोई चिंता नहीं है। सिमुलेशन उसे बिना किसी दुष्प्रभाव के एक दायरे को बढ़ावा देता है। मिल्टन इस सिमुलेशन से काफ़ी संतुष्ट है। अगर वह इस दर को बनाए रख सकता है तो वह 19 साल की उम्र से पहले लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस बन सकता है। अगले ही क्षण एक विचार के साथ मिल्टन के सामने पूरा एट्रीब्यूट पैनल आ जाता है। नाम मिल्टन चेनी, आध्यात्मिक 2.9, शारीरिक बनावट 6.8, नाइट क्षेत्र ग्रैंड नाइट,
विजार्ड क्षेत्र, लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस। श्वास तकनीक, गोल्डन लान श्वास तकनीक परफेक्ट, ध्यान तकनीक, ब्लैक टॉवर ध्यान तकनीक कुशल 25/800। नाइट कौशल, लायन हॉट स्लैश परफेक्ट आर्मर स्प्लिटिंग स्लैश महारत प्राप्त 922 1600 स्टार फायर एरो महारत प्राप्त 1160 1600 डबल ब्लेड निरंतर स्लैश महारत प्राप्त 1456 1600 चार्ज स्ट्राइक महारत प्राप्त 322 1600 बर्स्ट महारत प्राप्त 140 1600 जादू आध्यात्मिक आंख 0 रिंग। सिमुलेशन गणना आध्यात्मिक शक्ति में 0.4 की वृद्धि के अलावा उसके गुणों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। बेशक ये पहले से ही एक प्रभावशाली उन्नयन है और संख्यात्मक विशेषताएं इस प्रगति को और अधिक स्पष्ट बनाती हैं। पैनल को बंद करने पर मिल्टन अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपने आध्यात्मिक नेत्र जादू की मानसिक संरचना को सक्रिय करने का प्रयास करता है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बेहतर आध्यात्मिक शक्ति ने उसके जादू के प्रभाव को थोड़ा बढ़ा दिया है। ये सामान्य है, एक जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति जितनी मजबूत होती है उसका जादू उतना ही मजबूत होता है। अपने सभी संवर्धनों को एकीकृत करने के बाद मिल्टन बिस्तर से उठता है और सराय का दरवाजा खोलता है। हालांकि सिम्युलेटर उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन ये सिमुलेशन में जो कुछ हुआ उसकी यादें सीधे नहीं देता है। इसलिए चाहे सिमुलेशन में मिल्टन गोल्डन 40 सिटी से कितना भी परिचित क्यों न हो, असली मिल्टन को अभी भी ये जगह अपरिचित लगती है।